नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय स्क्रीन पर आपके, जिसकी वजह से मार्केट में जो रिकवरी चल रही थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स हुई। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रेश स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कहते हैं ना कि कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि दुनिया में चैन क्यों है ना। वो एक कुछ लोगों को मज़ा आता है सैडिस्टिक प्लेजर में कि सब कुछ ठीक क्यों है, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। अभी सब कुछ ठीक कैसे हो गया है ना, मैं एकदम से। और कुछ लोगों को हेडलाइन में भी रहना होता है हमेशा, तो ये मेरे ख्याल से शायद एक डोनाल्ड ट्रंप उसी कैटेगरी में आते हैं। और सच बताऊं तो मार्केट में एक ठीक ठाक सा रिकवरी बन रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेटमेंट्स आई उसके बाद आप देखें किस तरीके से मार्केट कोलैप्स हुआ। कच्चा तेल 77 पर आया। श्रेया, जब मैं अपने ग्राफिक्स भेज रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था इस शो में आने की, उस समय पर हम निफ्टी पर करीब 24 220 225 पर थे और एकदम से करीब 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट आई। बैंक निफ्टी का आप इंटरडे चार्ट देखिएगा किस तरीके से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ। और ये देखिए जिस तरीके से बैंक निफ्टी हाई लेवल से एकदम से पिछले कुछ मिनटों में ये एकदम 400 पॉइंट की एक कैंडल 400 पॉइंट की रेड कैंडल बनी है एकदम से, जिस तरीके का वो न्यूज़ फ्लो आया उसके बाद इस तरीके से। और उन्होंने एक और चीज़ कही है जो हम शायद ऑन एयर नहीं बोल सकते, ईरान के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाकी की स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ ये भी कही है कि दे आर सिक पीपल, और एक और शब्द यूज़ किया उन्होंने जो काफ़ी ख़राब है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आई थिंक इट्स ओवर, MOU जो है वो आई थिंक इट्स ओवर। और अब ये भी हो सकता है कि एक बार फिर से ये सब चीज़ें जो है ना, पहले भी आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता था कि चीज़ें होती थी, उसके बाद पता चलता था कि क्रूड में शॉर्टिंग कोई ट्रेड्स हुई हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड हुई है, और उसके बाद कॉन्ट्रा स्टेटमेंट आता था। ये सब चीज़ें पहले भी होती थी, है ना। तो इस वजह से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी ये हुआ हो। लेकिन जो भी है, पिछले 15 मिनट में जो एकदम से न्यूज़ फ्लो आया उससे मार्केट का मूड माहौल एकदम ख़राब हुआ। कच्चा तेल 76 पर आ गया था, सुबह 77 समथिंग था, गिर के 76 पे आ गया था, लेकिन स्टेटमेंट के बाद फिर एकदम से 77 के पार निकला। खैर, इन सब पर मैं बातचीत करूँगा, थोड़ा ज़्यादा मैंने इस समय लिया क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके लिए फटाफट शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान पर ट्रंप के बयान के बाद बाजार में गिरावट बढ़ी। निफ्टी 24,100 के अहम लेवल के नीचे फिसला। सेंसेक्स भी 1100 पॉइंट लुढ़का। बैंक निफ्टी में भी 800 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। ट्रंप बोले ईरान के साथ बहुत समय बर्बाद किया, नहीं करना चाहते हैं कोई डील। डाउ फ्यूचर्स में भी 350 पॉइंट की गिरावट। कच्चा तेल $70 के पार। आज के बिग स्टॉक्स का एनालिसिस पड़ा सटीक। कच्चे तेल में उछाल से 3 से 4% फिसल कर वायदा के टॉप यूजर्स में बने IOC, BPCL और HPCL। साथ ही पेट्रोनेट में भी भारी दबाव। तेल गैस के अलावा FMCG और केमिकल्स में दबाव। FMCG में करीब 2% गिरे ITC, HUL और डाबर। NBFC और सरकारी बैंकों में भी प्रेशर। कल TCS के नतीजों के साथ पहली तिमाही के नतीजों का सीजन का होगा आगाज। फ्लैट रह सकती है कंपनी की कांस्टेंट करेंसी और डॉलर रेवेन्यू। वहीं मार्जिन्स में दिख सकता है करीब 110 बेसिस पॉइंट का दबाव। रिजल्ट से पहले TCS और पूरे IT सेक्टर में हल्का दबाव। कमजोर बाजार में चमके ज्वेलरी शेयर। सिटी की बुलिश रिपोर्ट के बाद कल्याण ज्वेलर्स 8% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। सिटी के मुताबिक डबल हो सकता है शेयर का भाव। सेक्टर के दूसरे शेयर थंगम माइल, सेंको और TVZ में भी अच्छी खरीदारी। मतलब ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं। एक बार वापस लेकर आइए जरा निफ्टी, बैंक निफ्टी रखिए, और एक बार रखिए ज़रा US फ्यूचर्स, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट, और अगर हो सके फायर कर सकें आप मेरे लिए तो डॉलर इंडेक्स फायर करिए एक बार ज़रा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा देखते हैं। आई थिंक ये थोड़ी देर में और चेंज होंगे। और निफ्टी अब 24,000 भी तोड़ रहा है। जी हाँ, अब हम 24,000 के नीचे आ चुके हैं श्रेया वीरू। और इसका मतलब एक अच्छी चीज़ जो हुई ना, इसलिए आज सुबह हमने एक व्यू लिया था सुबह खुलते ही कि बाहर हो जाएं अब अपनी लॉन्ग पोजीशन से, क्योंकि ठीक ठाक एग्जिट मिल गई थी। 24,250 260 मार्केट ने दिया, एक एग्जिट करने का मौका दिया। तो उस वजह से, क्योंकि 23,950 से वो पोजीशन थी। अब एक और लेवल जो वॉच आउट करने के लिए होगा वो होगा करीब 23,850 का।
और ये बड़ी दिक्कत है। इन बयानों को वापस रखिएगा, क्योंकि ये जो बयान आए हैं इनकी वजह से ही मार्केट में गिरावट आ रही है। नहीं, इनको हटा दीजिए, अभी कोई पॉइंट नहीं है इनका। हाँ, ये सब बहुत पुराना हो गया है। 15 मिनट में तो पूरी कहानी बदल गई है जो हमने 15 मिनट पहले पॉइंटर्स भेजे थे उनकी, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं। ईरान के साथ बहुत समय बर्बाद किया, ईरान को परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे, और उसके अलावा जो उन्होंने बात कही कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया। और एक और शब्द कहा उन्होंने जो काफ़ी डेरोगेटरी है, जिसको कि हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो भी है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अचानक एकदम से क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या बदला जो इस तरीके की गिरावट आई। खैर बड़ा सवाल यही रहेगा अब हमारे लिए कि क्या कच्चा तेल एक बार फिर से हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर बनेगा, या फिर एक ये बाज़ार जो काफ़ी चल चुका था उसके लिए एक करेक्शन का ट्रिगर बना है। तो ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहेगा। राइट सर, एक रिस्क ओपन तो हो गया है फिलहाल, जिस तरीके से ब्रेंट अब $77 के आसपास आ चुका है, और फिर से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और फिर से ये युद्ध की पूरी वातावरण बनती हुई सामने नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि कहाँ और जाता है और कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन इसका सीधा असर जाहिर तौर पर भारतीय बाजार पर तो पड़ता ही है, पूरे एशियन मार्केट्स पर। और डाउ फ्यूचर्स तो हम देख ही रहे हैं, बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सवाल सर जो आपने अहम उठाए, हमने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए और लास्ट के 15 मिनट पे तो भयंकर क्रैश हुआ है, मार्केट 400 पॉइंट नीचे है, निफ्टी अभी इनफैक्ट। तो लेवल्स क्या बात करूँ सर मैं यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा रिस्क, अब पता नहीं क्या कुछ हो जाए और शायद तेज हो जाए यहाँ पर हमले, तो फिर क्या, और मार्केट पे कितना बड़ा रिस्क ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। अब डाउन साइड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे, क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए इस मार्केट में? अब देखिए श्रेया, ये इंडिया विक्स देखिए किस तरीके से रखिएगा एक बार इंडिया विक्स वापस, और करीब करीब 22% का उछाल, ये ना डेजा वू की फीलिंग आ रही है। देखिए एक ना एक दिन तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगना था, और आज सुबह अच्छी बात ये रही कि गैप डाउन जो था ना सुबह, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ठीक है। प्लीज़ मेरे ग्राफिक्स प्ले करिएगा सेकंड पार्ट। तो ये एक हमको लॉन्ग ट्रेड से एक ठीक ठाक एग्जिट मिला, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आज सुबह हमने एक व्यू भी लिया था कि अभी के लिए एक ट्रेड मिलेगी आपको, वो भी शॉर्ट साइड पर, जहाँ पर भी रिकवरी फेल हो वहाँ पर शॉर्ट करें। आज सुबह हमारा व्यू यही था ना कि 200 पॉइंट गैप डाउन में मत शॉर्ट करिए, मार्केट में रिकवरी आएगी, वो रिकवरी जहाँ पर फेल हो वहाँ पर इसको शॉर्ट करिए। एक बार जरा वापस वो स्टेटमेंट्स रखिएगा जरा, और बिग ब्रेकिंग में रखिएगा, क्योंकि ये साथ साथ ही चलते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप की फुटेज भी चलाते रहिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एक ट्रंप फैक्टर जो था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था, जो अब वापस ओपन हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल और जिस तरीके से इंडिया विक्स, जिस तरीके से ये मूव्स आए हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। 1:30 बजे तक लग रहा था कि मार्केट में मूव्स नॉर्मल हैं, 1:30 बजे तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, और 1:30 बजे तक लग रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट है ना, इस पर उन्होंने जो बात कही है कि MOU ख़त्म हो चुका है, एक तरीके से वो एक मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप मोर और लेस सीज फायर खत्म होने का रिस्क है, और सीज फायर खत्म होने का रिस्क है। तो अभी देखिए कच्चा तेल की 78 आ गया एकदम से, कहाँ 70-60 की लोग बात कर रहे थे, है ना। और आज सुबह हमने एक बात की थी कि 80 जाने का रिस्क है, ठीक है। अब हमारे चाहने से दुनिया थोड़ी ना चलेगी, हम तो चाहते हैं कच्चा तेल 60 हो जाए, हम तो चाहते हैं दुनिया में शांति हो, हम तो चाहते हैं सब कुछ ठीक रहे, लेकिन वो हमारे चाहने से नहीं होगा। रियलिटी ये है कि कल हमले हुए, नए बड़े हमले हुए, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई, और आज जो स्टेटमेंट आई ना इन पर्टिकुलर, आई थिंक क्यों मार्केट पिछले आधे घंटे में टूटा है, क्योंकि जो पिछले आधे घंटे में स्टेटमेंट्स आई है ना, वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती उस लेवल की स्टेटमेंट्स हैं। वो जो स्टेटमेंट्स हैं, लास्ट की 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं ना, उस वजह से अब देखिए ये बाज़ार अब लेवल का नहीं है, अब ये बाज़ार वापस इस सेंटिमेंट का है। लेवल का बाज़ार अब तक था, क्योंकि अब तक ये वाला रिस्क खत्म हो चुका था। और इसी के लिए मैं फिर कहूँगा एक बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आज हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, सुबह खुलते ही लगा, फिर भी 24,250 एक अच्छा लेवल था एग्जिट करने के लिए। वहाँ पर भी आपने एग्जिट किया होता तो वहाँ से अब देखिए, वहाँ से और 300 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। इनफैक्ट अब तो एक रिस्क रहेगा कि सीरीज़ के पहले दिन का जो लो था 23,895 का लेवल था, वो
मुझे एग्जैक्टली याद है 23,895, सीधा एक ही कैंडल में आप उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए, अब 10 डेमा तो छोड़ दीजिए, आप 20 डेमा के भी नीचे आ गए हैं। आप एक बार निफ्टी बैंक लेकर आइए ज़रा, और करीब 57,000 के करीब आ चुके हैं। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स एक बार रिफ्रेश करके चलाइएगा, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब डाउ फ्यूचर्स करीब 437 पॉइंट नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, और नैस्डैक फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे हो चुके हैं अब। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में इस तरीके की गिरावट आ रही है। एशियन मार्केट्स में बड़ी गिरावट है, यूरोपियन मार्केट्स सबके सब बड़ी नीचे। एक बार दिखाइए ज़रा, सब दिखाते रहिए प्लीज़, फायर करते रहिए सारी मार्केट्स, और ज़रा नीचे भी टिकर टीम को बोलिए ज़रा प्लीज़ ये सब डेटा पॉइंट्स फ्लैश करने को। कॉस्पी देखिए 5.5%, खैर कॉस्पी तो एक अलग लेवल की मार्केट है। यूरोपियन मार्केट्स लेकर आइए एक बार ज़रा, देखिए यूरोपियन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। यूरोप लेकर आइए एक बार ज़रा, ये देखिए यूरोपियन मार्केट्स, सारी मार्केट करीब 1-1.5% के करीब नीचे हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए यूएस मार्केट देखिए, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी देखिए ये स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कशन है, कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब स्वाहा हो गए। और देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब ना काम करते हैं जब मार्केट में इस तरीके के रिस्क फैक्टर ना हो, इस तरीके की ग्लोबल शोर हल्ला ना हो। जब इस तरीके की चीज़ें, उसमें कोई रिस्क फैक्टर काम नहीं करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा मार्केट पे ही रहते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इस समय कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात करके कोई मतलब है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, वाइल्ड अनवाइंडिंग है, यानी जितने भी लोग अपने लॉन्ग्स लेके खड़े थे वो किसी तरीके से, अगर आप देखें, एक फाइट टू एग्जिट है यहाँ पे। अनुज कैसे सेंस करना चाहिए? आई मीन सेकेंड टाइम, अब देखिए ईरान ने क्या करा, यूएस क्या कर रहा है, इसको भूल जाते हैं, बट इट्स अ सेकेंड टाइम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। बाजार का जो ट्रस्ट है वो फैक्टर वो मिसिंग हो रहा है। हम फॉर्चुनेटली पिछले 4-5 दिन से अच्छे एफआईएस के स्टैट्स दिख रहे थे। ये ब्रीच ऑफ डायरेक्शन, आई मीन लैक, अब जो स्केप्टिज्म मार्केट में आ गया ना, वो कितना भारी पड़ेगा। और एग्जैक्टली अब यहाँ से लग क्या रहा है अनुज, अगर ये पी स्टॉक्स, ये सीज फायर, अगर सब इतिहास की बातें हो गई, तो मार्केट कैसे इसको लेगा? देखिए वीरू, एक कल ही हम बात कर रहे थे कि एक बुरे सपने की तरह अब मार्केट उस चीज़ को भूल चुका है ना। लेकिन अब अगर इस तरीके से ये रिस्क फैक्टर अगर वापस ओपन होंगे, और अगर इस तरीके से स्टेटमेंट्स आएंगी, और उसका इस तरीके से इम्पैक्ट अगर पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो फिर वापस फियर फैक्टर ऑब्वियसली मार्केट में लौटेगा। और वही हो रहा है इस समय मार्केट में। और मैं सच बताऊं तो एक कहीं ना कहीं कुछ तो बिगड़ा है, और कुछ तो हुआ है। ये एकदम से पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या बदल गया जो इस तरीके की स्टेटमेंट, इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। ये मेरी समझ से थोड़े से परे है। लेकिन फैक्ट ये है कि आज का प्राइस डैमेज ब्रूटल है, आज का प्राइस डैमेज सीवियर है। 10 डेमा 20 डेमा सब टूटा है, और एक बड़ा रिस्क वापस आया है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें ना उस तरीके की मार्केट पसंद है जिसमें हम एक सिंपल सा एक नज़रिया ले सकते हैं, लेवल बेस्ड मार्केट को देखकर। लेकिन जब इस तरीके के फैक्टर्स आ जाते हैं, और प्लीज़ थोड़ा सा ये फ्लैशेस ऑन रखिए, जो न्यूज़ है वो भी ऑन रखिए, साथ ही मार्केट भी ऑन रखिए, सब कुछ रखिए, ठीक है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उससे थोड़ा मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, और इस समय आज यही हुआ है। मैं जब सच बताऊँ ना, जब मैं अपने डेटा पॉइंट्स भेज रहा था ना, मैंने एक लाइन लिखी थी कि इंडिया विक्स में बड़ा उछाल नहीं है। अब देखिए आप ये क्या हो गया है ना। मैं एक सच बताऊं तो एक मीटिंग में गया था, उससे जस्ट बाहर आया, मैंने कहा क्या हो गया, इंडिया विक्स 6% ऊपर था, एकदम से 22% ऊपर हो गया, और अब तो ये 28% ऊपर हो गया इंडिया विक्स, ठीक है। तो एक हम जिस कारण से गिरे थे, कहीं वो पूरा वापस तो नहीं आ रहा है, कहीं वापस ये फुल लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगी। और अब एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अब वापस प्रेशर आएगा कौन से स्टॉक्स पर? तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स पर, जिनमें एक लग रहा था कि अब एक अच्छी खासी एक बॉटम बन चुका है। इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, HPCL जैसे स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक फॉर एग्जांपल, अब इनमें एकदम से एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग का रिस्क ओपन होगा। आप देखिए आज ये सारे के सारे स्टॉक्स नीचे खुले, लेकिन सब में रिकवरी आ रही थी। कोई भी स्टॉक पिछले आधे घंटे से पहले ऐसा नहीं था कि अगर आपने उनको सुबह शॉर्ट किया होता तो पैसा बन रहा होता, लेकिन एकदम से इस न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में वापस थोड़ा सा प्रेशर आया, और आप देखें तो इस तरीके के मूव्स आ गए यहाँ पर। तो खैर जो भी है, मार्केट में इस समय दिक्कत तो है, और फैक्ट यही है कि डाउ फ्यूचर्स ये करीब 500 पॉइंट नीचे हैं,
और इस समय बड़ा प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। शायद कुछ आई थिंक सेक्टर्स वगैरह में भी काफ़ी प्रेशर है इस समय मार्केट में। ऑल ओवर सर चौतरफा अगर आप देखें तो सारे ही सेक्टर्स जो इनफैक्ट सुबह में इन ग्रीन कारोबार करते हुए नजर आए थे सभी में भारी बिकवाली। और मैं ब्रेथ देख रही थी सर, मिड कैप 1.5% नीचे है, स्मॉल कैप रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। अब डाउ फ्यूचर्स तो 600 अंक नीचे ऑलमोस्ट आता हुआ, और मिड कैप तो ब्रेथ तो काफ़ी ख़राब, एक बार स्मॉल कैप रखिएगा 2% से ज़्यादा की यहाँ पर हम गिरावट देख रहे हैं सर। अब अर्निंग्स की तरफ जा रहे हैं तो मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, या फिर आप कहें कि जल्दबाजी में पूछ रही हूँ, लेकिन अर्निंग सीजन आने वाला है और अब हम किस पे फोकस करेंगे फिर? जो अच्छे अर्निंग्स अगर जो कंपनीज या स्टॉक्स देंगे तो वहाँ पर वैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि, या फिर ओवरऑल आपको प्रेशर मार्केट में अब नज़र आ सकता है? देखिए मेरा मानना ये है कि मुझे और आपको दोनों को नहीं पता कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई हैं ये एकदम से सिर्फ एक वापस हम मार्च वाली स्थिति में जा रहे हैं या फिर ये एक नेगोशिएशन का एक हिस्सा है। ठीक है, अब बहुत ही सरप्राइजिंग है ये सबके लिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से एकदम से स्थिति ऐसी पलट जाएगी। एक आध कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। हमने एक चीज़ आपको एक जरूर कही थी कि एक रिस्क रहेगा कि ट्रंप कहीं कुछ उल्टा सुल्टा ना बोलते हैं, लेकिन इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि वॉर ओपन होने का फिर से रिस्क, वापस वॉर ओपन होने का एक रिस्क हो जाए कि एमओयू ही खत्म हो गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर पता नहीं क्या होगा, कि कल तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज में आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका इंडिया विक्स, वो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज था करीब 14.5 के करीब, है ना। अब अगर आज ये 15 के ऊपर बंद हो गया तो वापस वो एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। जो भी है मार्केट में इस समय एक दिक्कत तो है, और ऐसी दिक्कत में एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है ना, वो ये है कि मुझे ही हीरो बनना है, मुझे ही बॉटम पकड़ना है। क्योंकि उसमें क्या हुआ होता है ना, आज अगर आपने फॉर एग्जांपल सुबह गैप डाउन के बाद हीरो बन के बाय किया होता, मार्केट ने आपकी धज्जियाँ उड़ा दी होती। आज रखिएगा एक बार जरा इंट्राडे, एक बार के लिए देखिए आप कहाँ हम पूरे दिन हम मोर और लेस 24,200 250 में ट्रेड कर रहे थे। अगर आपने सोचा हो कि 24,200 250 का मतलब नहीं टूट रहा है, मैं ले लेता हूँ 10 डे में 20 डे में बचा हुआ है, देखिए मार्केट ने एकदम से पिछले कुछ मिनटों में क्या किया। निफ्टी में करीब 400 पॉइंट की कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी में करीब मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट की कैंडल बन चुकी है। एक बार जरा लेकर आइए बैंक निफ्टी का इंट्राडे, ये देखिए, और 56,800 का लो बन चुका है। जब ये न्यूज़ आई थी तब हम 57,600 57,700 पर थे, 57,700 पर थे, 57,700 10 डे में 57,780 का था, एक बार तोड़ा था, उसके बाद वापस उसको रिक्लेम किया था, 1000 पॉइंट गिर गए एकदम से। ठीक है, तो ये कोई ब्रेवरी थोड़ी ना है कि नहीं हमको सबसे पहले हमें ही लेना है। मार्केट में फेजेस आते हैं, एक फेज़ आया, एक अच्छी ट्रेड मिली 4-5 दिनों की, और आज हम टेक्निकली ना सीरीज़ का लो तोड़ चुके हैं। अब हम इस सीरीज़ के लोवेस्ट पॉइंट पर हैं। कल का हाई सीरीज़ का हाईएस्ट पॉइंट था, आज का लो सीरीज़ का लोवेस्ट पॉइंट बन गया। कल का हाई था 24,550 के ऊपर, आज हम 23,900 पर हैं। 650 पॉइंट इन लेस देन 1 फुल ट्रेडिंग सेशन, अगर आप, या फिर एक 1 फुल ट्रेडिंग सेशन 24 घंटे के भीतर इस तरीके के मूव आ गए हैं, तो अब क्या ही करेंगे। और एक चीज़, थोड़ा सा ये जो तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ना, इनमें एक बार के लिए आप चाहें, अगर आपका मोटा पैसा बना होगा, एक बार के लिए अगर आपको रिस्क लग रहा है, जो वो काफ़ी बड़े मूव आए थे, अगर आप अप्रैल से अगर आप लॉन्ग थे इन स्टॉक्स में, तो एक बार के लिए आप चाहें तो वापस थोड़ा साइड लाइन पे बैठ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 78-19 पर आ गया आप कच्चा तेल बात करते करते। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आज रात को इसके बाद क्या फॉलो थ्रू होगा, कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम कहाँ पर होंगे, कच्चे तेल पर हम 83 पर होंगे, 77 पर होंगे, कहाँ पर होंगे पता नहीं हम, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, चलिए हमारे पैनल को जोड़ लेते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। एक बार लेकर आइए जरा हमारा पैनल और दिखा दीजिए जरा सबको एक बार स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गाबा सर बताइए, इस मौके पर या इस न्यूज़ फ्लो में कोई लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड बनती है, आपकी तरफ से क्या ट्रेड होगी? शॉर्ट जो स्ट्रेच हो चुके हैं, एक स्टॉक जो स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा ज्यादा ही, वो है डिलीवरी। ट्रेड कर रहा है 504 पर, स्टॉप लगाएंगे करीब 510 का, डाउनसाइड टू 490 पॉसिबल है। डिलीवरी शॉर्ट स्ट्रेच हो चुका है थोड़ा ज्यादा ही। डिलीवरी आपका शॉर्ट है, मतलब कल तक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आज इस वक्त बैकफुट पे। मानस गुड आफ्टरनून, आपका कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बंधन बैंक पे मेरा ध्यान है, जहां पर
हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुआ है। अब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो बंधन बैंक के फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लेना है। 202 रुपए के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है और 190 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में आप 200 वाला पुट ऑप्शन जो 8.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, बंधन बैंक ये माइनस जी के सेल साइड की ट्रेड हो गई। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं पीडीलाइट सेल करना चाहूंगा। मुझे लगता है पीडीलाइट में आज एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। 1590 का स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं सही हूं तो ये करीबन 1520 1500 तक का यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं अनफोल्ड हो चुका है, तो पीडीलाइट सेल रहेगा श्रेया। लेकिन अगर किसी को पुट लेना है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो 1560 का पुट ऑप्शन करीबन 26 रुपए पे है, इसे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन आप कह सकते हैं कि 16 रुपए का। मैं पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूँ, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इस 1560 का पुट ऑप्शन 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ले लीजिए। यहाँ पे टारगेट बनता है कम से कम 45 to 50। ओके, आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं यहाँ पर क्यूपिड जो स्टॉक है वो इंडिपेंडेंट मूव हो रहा है, इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा और ये नी जर्क रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो गुंजाइश है यहाँ से जो स्टॉक्स है यहाँ पर एक अपसाइड वापस एक पुल बैक दे सकते हैं, लेकिन क्यूपिड एक अच्छा रुझान दिखा रहा है और ओवरऑल पिछले 18 दिनों से स्टॉक ने प्रायर लो के नीचे बंद नहीं किया। तो यहाँ टारगेट जो है क्यूपिड का 235 का आता है ऊपर में, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है 218 का। ओके, क्यूपिड आप कैश में जा रहे हैं, 224 पे आपका बाय कॉल है। विकास, आपका ट्रेड। जी, मेरा सेल कॉल रहेगा डीमार्ट पे, जो 200 डीएमए के नीचे भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 4060 का स्टॉप लॉस लगाना है फ्यूचर में। नीचे में 39330 के आसपास की रेंज मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं, तो 3930 के टारगेट के लिए डीमार्ट को सेल करना है 4060 के स्टॉप लॉस। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यहाँ पे बिकवाले की राय फिलहाल आती हुई विकास जी की तरफ से काफ़ी पिटाई है स्टॉक भी आज के सेशन में। तो सभी सेल साइड की ट्रेडर्स जाहिर तौर पर जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, लेकिन गौरांग जी के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में प्रेशर, लेकिन कौन सा स्टॉक इस मौके पर लगता है आपको कि लंबी अवधि के नज़रिए से लिया जा सकता है? ओके, गौरांग जी से थोड़ी देर में रब्ता करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क एरर है। लेकिन रिकैप कर देती हूँ, तब तक नोट कर लीजिए। गाबा सर डिलीवरी चुन रहे हैं, बिकवाली की राय, सभी सेल साइड की ट्रेड आई है। 490 के नीचे की टारगेट है, 510 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे कि बंधन बैंक को सेल करेंगे। काफ़ी प्रेशर स्टॉक में भी 190 के नीचे के टारगेट है, 202 का स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे तो आप 200 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस रखिएगा स्क्रीन पर, वो देख लीजिए। और फिर राजेश जी ने पिडिलाइट चुना है, यहाँ पर भी बिकवाली की राय उनकी तरफ से। पिडिलाइट में 45-50 के नीचे के टारगेट हैं, नहीं ठीक है, हाँ 1560 के आपको पुट लेनी है। 1 मिनट, ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। और आशीष जी ने क्यूपिड एक लौता यहाँ पर बाई साइड की ट्रेड आती हुई आशीष जी की तरफ से, जहाँ पर खरीदारी, ये याद रखिए कैश का स्टॉक है, ये 235 के टारगेट है, 218 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में विकास जी ने चुना एवेन्यू सुपरमार्ट बिकवाली के लिए, जहाँ पर काफ़ी प्रेशर, 3930 की टारगेट है, 4060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है एवेन्यू सुपरमार्ट। गौरांग जी कनेक्टेड हैं क्या हमारे साथ? गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, बताइए सर, मार्केट में प्रेशर है, लेकिन कौन सा स्टॉक लंबी अवधि के नज़रिए से लिया जा सकता है? धन्यवाद शाह जी, क्षमा चाहता हूँ, इंटरनेट की सुविधाएं थोड़ी इधर उधर हो रही थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में रखेंगे आज दोपहर को, ये बुनियादी तौर के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित है, तो मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो सकता है। आपको भी शुभ दिन, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। इस प्रकार की परिस्थिति में जहां पर अनिश्चितता सर्वोच्च स्तर पर जाकर के खड़ी हो गई हो, तो प्रयास हुए होना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र और ऐसे शेयर्स ढूंढे और निवेश करें जहां पर ये सबका असर कम हो। इसी तर्क के आधार पर इंडस टावर, इस पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है इंडस टावर पर। तो यह आज थोड़ा बहुत अपने आप को संभाले हुए भी है, जिस प्रकार की परिस्थिति बाजार में, उससे थोड़ा बहुत विपरीत चाल इंडस टावर में। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मध्यम अवधि की बात नहीं कर रहा।
इस तरह से निवेश कीजिए और अगर गिरावट आती है तो जोड़ते जाइए। इंडस स्टार ये पिक हो गई गौरांग जी की, जहां पर खराब मार्केट में भी थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 2% ऊपर है आज के सेशन में। एक बार फिर से रखिएगा निफ्टी स्क्रीन पर और $78 के पार जाते हुए हम ब्रेंट पर, काफ़ी प्रेशर यहाँ पर। निफ्टी अब 500 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 1300 अंकों से ज़्यादा। सर गिरावट रुक नहीं रही और बढ़ती जा रही। अब तो ब्रेंट देख रही थी सर 79 के आसपास अब जाने की तैयारी कर रहा है। तो आपने कहा सर जो तेल स्टॉक्स हैं अभी वहाँ से फिलहाल बच के रहना चाहिए, जो प्रॉफिट में थे पहले वो तो बुक कर ही लें, उनको तो बुक कर लें आप। देखिए क्या है कि शॉर्ट भले ही आप ना करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन श्रेय एक बार डॉलर रुपये देखिए। एक और चीज़ मैं कहूँ आपको, एक कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक रिस्क फैक्टर बना हुआ था। आपको याद होगा हम लगातार इस रिस्क की बात कर रहे थे कि करेंसी मार्केट समहाउ इन सिंक नहीं है। शायद उन्हें कुछ था, एक जैसे होता है ना, एक हिंट होता है, एक कहते हैं जब अर्थक्वेक आना होता है ना तो पहले जानवरों को पता चल जाता है, वो कहीं ना कहीं शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं कि जब मार्केट में वीकनेस आनी हो ना, पहले मनी मार्केट को पता चल जाता है। नॉर्मली मनी मार्केट थोड़ी विचलित हो जाती है, तो पिछले 3-4 दिन से मनी मार्केट विचलित थी। अगर आप देखें इक्विटी मार्केट के रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, ठीक है। अब क्योंकि ये हो गया है तो कहना आसान है कि हाँ देखिए उनको पता था, लेकिन मतलब फैक्ट ये है कि वो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क फैक्टर था। और अब 79 तो मुझे लग रहा है कि शायद इस शो में ही हो जाए, जिस तरीके से हम भागे हैं। 78 71 तो हो ही गया है, इसमें क्या देरी कितनी बची है 79 होने में। 80 भी अगर निकल जाएगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं, आप समझिए इस चीज़ को, एक बड़ा मैक्रो इवेंट, बड़ा मैक्रो रिस्क वापस टेबल पर आया है। अनलेस एंड अनटिल ये एक जिसे कहते हैं कि कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक मूड स्विंग थी, किसी से गुस्सा हो गए वो, उन्होंने सोचा कि चलो अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ दुनिया पे। ऐसी भड़ास ठीक है, अब दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है वो। अब कई बार होता है कि वो किसी ने कुछ कह दिया हो उनको पसंद नहीं आया हो। यूएस से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उनको शायद वो पसंद ना आया हो, क्या पता, मतलब क्या पता क्या नहीं पसंद आया, है ना, क्या पसंद नहीं आया किसी को। अब किसी के दिमाग में घुस के तो आप नहीं देख सकते ना कि इस बंदे का मूड क्यों ख़राब है या क्यों इसने इस तरीके की हरकत की है। तो अब क्या, हमें नहीं पता चले शाम को हम इतना सब भूमिका बांध रहे हैं, शाम को आके बोल दें कि नहीं ये तो हमने सिर्फ ईरान को सबक सिखाने के लिए किया था, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पता चला सुबह सुबह हम आए, कच्चा तेल 72-73 पर हो, गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट हो, हू नोज। ये गैम्बलिंग है, ये इस समय इसमें कोई ट्रेड थोड़ी ना है। ट्रेड होती है जब आपके पास सब समीकरण ठीक ठाक आपके हिसाब से होते हैं। मतलब ऊपर नीचे तो देखिए मार्केट हमेशा होती रहेगी, लेकिन इस तरीके के ना हो, जरूरी थोड़ा है कि ऐसी मार्केट में आपको करना ही करना ट्रेड। मत करें, थोड़ा सा अलग रहें, क्या हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इस तरीके से इसको देखें। एंड आई थिंक एक और चीज़ ज़रा एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में कुछ बड़े स्टॉक्स अब टूट रहे हैं और उनका एक कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। ICICI बैंक, रिलायंस, L&T, HDFC बैंक, सबके इंटरडे रखिएगा। स्टार्टिंग विद ICICI बैंक लेकर आइए जरा। ICICI बैंक का इंटरडे चार्ट ये देखिए, 2.5% नीचे अब ICICI बैंक। रिलायंस रखिएगा, सुबह भी रिलायंस वीक हुआ था और आज फिर रिलायंस में अगर आप देखें तो करीब 2.5% की गिरावट। और साथ ही HDFC बैंक भी रख दीजिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी इस समय आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकर आइए HDFC बैंक, ये देखिए ये भी एकदम से कोलैप्स हुआ। चलिए अब काम करते हैं, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट की। इनफैक्ट 2 नोट्स जो फॉरेन ब्रोकरेज की तरफ से आए, एक आया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, एक आया जेफरीज की तरफ से, भारतीय मार्केट के आउटलुक को लेकर क्या कह रहे हैं दोनों, कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो नोट आया है ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव साइड में ही हमें देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेफरीज की। उन्होंने बोला है कि जो Q1 की रेवेन्यू ग्रोथ होगी हमें 13 क्वार्टर के हाई लेवल पे देखने को मिल सकती है। और इस टाइम पे जो हमने नॉमिनल GDP का रन रेट देखा है उससे ओवरऑल रेवेन्यू को एक अच्छा खासा बूस्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑयल एंड गैस और अगर आप मेटल सेक्टर को छोड़ दें तो बाकियों का जो मुनाफा है वहां पे 12% बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई जा रही है। बैंकिंग, फिनेंस, टेलीकॉम में 15% से ज्यादा की इनफैक्ट जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है। और साथ में अगर हम बात करें सीमेंट की, फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स की, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू में थोड़ा सा
दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात कर ले अगर मॉर्गन स्टैनली की, तो इनका कहना भी यही है कि Q1 में जो मोमेंटम है हमें काफी शानदार इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स से जो रिजल्ट्स हैं उनका वहां पे हमें एक पॉजिटिव सरप्राइज भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो सरकारी स्कीम्स है वहां से ओवरऑल जो रिजल्ट्स है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने हाईलाइट की है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उससे मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, कम्युनिकेशन सर्विसेज में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। कम्युनिकेशन सर्विस, मटेरियल्स, फाइनेंशियल्स में भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। एनर्जी इंडस्ट्रियल के मुनाफे में दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की अर्निंग में, तो भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा और इंडिगो का जो परफॉर्मेंस है वहां पे हमें ग्रोथ थोड़ी धीमी देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव ही आउटलुक है Q1 के लिए। Q1 के लिए आउटलुक आप देखिए पॉजिटिव है। बात यहाँ पे कंजन नहीं जाते थे, इंडिगो की छेड़ दी। जनाब इंडिगो को समझिएगा कि पूरे जून इसकी रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। इस विषय से बाहर निकलता हूँ, मैं स्टॉक्स पे आता हूँ सीधे। लेकिन हालिया जो घटनाक्रम है उसको देखते हुए फोकस करते हैं। कूट रखिएगा स्क्रीन पे इंडिगो का कोलैप्स। अब इंडिगो फिर अपने वीक जोन में एंटर कर चुका है। ये प्राइस जो है ना आपकी स्क्रीन पे 51.36 फ्यूचर्स में और स्पॉट में 51.20। अब आप तोड़ रहे हैं बड़ा एक लेवल। मानस आपकी रीडिंग क्या कहती है? अब ये 51.40 51.30 भी गया तो क्या ये प्रिपेयर करेगा 4800 के लिए? चीज़ें स्क्रीन पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं ना। आप देखिए 23,900 आ गया। लुक एट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं क्रूड से सेंसिटिव स्टॉक से बात कर रहा हूँ। ये इंडिगो के लिए नया प्रोजेक्शन क्या है आपका डाउन साइड में, जिस तरीके से कोलैप्स हो रहा है? देखिए, अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला 5120 के लेवल को ब्रेक किया, तब तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होंगे 4875 के लेवल्स। मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वेट करें। अगर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो तो आप शॉर्ट कॉल भी ले सकते हैं। उस केस में आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 5176 के ऊपर हो। ये क्रैक हो रहा है और लाइए आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। मेरे स्क्रीन पे जो स्पेस सबसे पहले गिरा और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीके से गिर रहा है वो है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 8070, बिलो ऑल एवरेजेस डेली पर, और इवन 50 वेमा जो टूट रहा है। और एक बार आप लेके आइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 154। विकास आपकी राय के कह रही है PSU बैंक्स पर सबसे बड़ा कोलैप्स PSU बैंक्स में है। ये इस कोलैप्स से पहले ही शुरू हो चुका था, इसने अपसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको ट्रेड स्विंग्स के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं PSU बैंक्स में इस वक्त? देखो ऑलरेडी यूनियन बैंक में हमने देखा कि एक प्रेशर देखने मिला था। हालांकि कैन बैंक और SBI में थोड़ा सा मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से आज फॉल हुआ है तो मुझे लगता है वापस उन दोनों SBI और कैन बैंक में भी एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ से मुझे लगता है कि कैन बैंक अगर 220 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो 120 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो वहां से एक प्रेशर नीचे की तरफ 110 के आसपास वापस आते हुए देखने मिल सकता है। तो कैन बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही है, लेकिन 120 के नीचे फिर ये खराब होते हुए देखने मिलेगा। यूनियन बैंक ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो पूरा PSU सेक्टर में मुझे लगता है कि अभी एक प्रेशर नया बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा। और 500 पॉइंट नीचे हैं अब हम निफ्टी पर, जी हाँ। और अभी फ्रेश इंटरडे लो लगा है निफ्टी पर 23,875 का। और 100 सुनार की एक लोहार की है ना। पिछले ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, कितने दिन हो गए? 6 हो गए ना, है ना? 6-7 days 7 हो गए शायद। 7 तो 7 दिनों की कैंडल, एक कैंडल ने वाइप आउट किया। हाँ, वो चार्ट सही था, वो रखिएगा जरा वापस। वो एक कैंडल ने वाइप आउट किया। और अगर डेली कैंडल फायर कर सके तो फायर करिएगा एक बार जरा। आज की कैंडल का साइज़ देखिएगा। और हाँ, वाकई में बड़ी वाली मोमबत्ती बनी है आज तो मार्केट में। लिटरली कैंडल दिखेगी आज आपको, रेड वाली। और चलिए, जब तक वो कैंडल फायर होती है तब तक कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये कैंडल है ना। इसको देख के लग रहा है वैसे कैंडल है, बाकी तो छोटी मोटी थी। ये देखिए, हाँ ये सही है, ये सही। ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल कैंडल। कितनी बड़ी, मतलब
एक ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट में कहावत होती है कि आप ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ लेके, नीचे आते हैं लिफ्ट से। तो ये देखिए सीढ़ी 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 और एक लिफ्ट से नीचे आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल से शुरू होने वाले अर्निंग सीज़न की। जी हाँ, कल TCS के नंबर्स के साथ अर्निंग सीज़न का आगाज़ होगा। आशीष के पास चलेंगे। पहले तो क्योंकि TCS से पूरा IT सेक्टर एक क्यों लेगा, पहले तो ओवरऑल IT पर क्या आउटलुक है उसकी बात करेंगे, फिर TCS पे आएंगे। आशीष बताइए। वो प्रोड्यूसर साहब ने बनाया एग्जाम टाइम, और एग्जाम टाइम से पहले प्रिंसिपल साहब ने डांट दपाट दिया है, तो वैसे ही मूड गड़बड़ा गया है। खैर, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, एक IT के रिटर्न्स का ग्रिड रखा है वीजा वी निफ्टी आपकी स्क्रीन पे। तो ईयर टिल डेट 26.5% का दबाव। हाँ, ऑफ लेट कुछ लोअर लेवल से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, जब आपको याद हो वो कॉस्ट रिलेटेड और वो AI रिलेटेड, चिप स्टॉक्स रिलेटेड प्रेशर आए थे, तो इंडियन IT ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म करा। पर इस दौरान हुआ क्या है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स की स्ट्रक्चरल डी रेटिंग होती हुई नजर आई। ज्यादातर ब्रोकरेजेस सब कॉशियस हुई इस पूरे स्पेस पे। ग्रोथ एस्टिमेट्स को रिड्यूस करा गया, टारगेट मल्टीपल्स काटे गए, और एक बड़ा स्ट्रक्चरल रीसेट हो रहा है। डील क्लोजर्स, रेवेन्यू कन्वर्जन्स, उन सब में डिलेज देखने को मिल रहे हैं। वो AI लेड डिफ्लेशन कंटिन्यू होता हुआ इस पूरे सेक्टर में नजर आएगा आपको। और IT एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है उसमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। GCCs, AI रिलेटेड प्लेयर्स, स्टार्टअप्स, उस तरफ धंधा ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक Q1 के बैकड्रॉप की बात है, हमारे लिए सबसे बड़ा ओवरहैंग, जिसकी आप लोग बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, वेस्ट एशिया का क्राइसिस। और इस बात से उसका एस्टिमेट लगेगा, जब नैस्डैक लिस्टेड एक्सचेंजर ने अपने नंबर्स घोषित करे थे, तब उन्होंने कहा था $100 मिलियन का तकरीबन हिट होगा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में जो रहे उसके चलते। तो वीक डिस्क्रिशनरी डिमांड है, ऊपर से जियोपॉलिटिकल तड़का है, सरदर्द बढ़ रहा है। बहुत क्रूशल होगा कि इंडियन IT कंपनीज कैसे समझाती हैं, कैसे कन्विंस करती हैं हमको, आपको, इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर रही है। तो देखते हैं कमेंट्री सबकी कैसे आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और TCS से क्या एक्सपेक्ट करें? तो कल नंबर्स आने और बाजार बंद होने के बाद आते हैं। पिछली बार क्वार्टर के नंबर्स आए थे करीब 4 बजे के आसपास, तो मोटा मोटी मानिए बाजार बंद होगा, उसके बाद नंबर्स आ रहे होंगे। अंग्रेजी में कहते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स कहती हैं म्यूटेड क्वार्टर। म्यूटेड क्वार्टर मतलब बड़ा फ्लैटिश सा, बड़ा डल सा, या हिंदी में बोलूं तो खास कोई उम्मीद लेके मत चलिए, कोई खास परफॉर्मेंस आएगा नहीं। जहां तक Q-on-Q रेवेन्यू ग्रोथ की बात है, मैंने सारे रख दिए। कांस्टेंट करेंसी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रोकरेज इसी को देखती है और ये ट्रू बैरोमीटर है। फ्लैट होगा, 0.15% Q-on-Q बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके ऊपर होगा क्या, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, दबाव आ रहा होगा, करीब 120 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही मार्जिन्स गिर रहे होंगे। खैर, उसके पीछे बड़ा रीजन तो है कि इनका वेतन वाला एडजस्टमेंट, वेतन बढ़ाए हैं तो उसका इंपैक्ट आपको मार्जिन्स पे देखने को मिलेगा, बल्कि बच जाएंगे, क्योंकि 40-50 बेसिस पॉइंट करेंसी के बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, इसीलिए 110-120 बेसिस पॉइंट ही मार्जिन्स दबाव में होंगे। लेकिन आए फ्लैट, मार्जिन्स प्रेशर में और मुनाफे में आपको Q-on-Q दबाव देखने को मिलेगा। एक चीज हो सकती है, अभी आपको याद होगा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि US सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील वो ट्रेड सीक्रेट्स की लॉ सूट में खारिज कर दी है, यानी कि $70 मिलियन, तकरीबन 600 करोड़ रुपए इनको देने। हो सकता है उसकी प्रोविजनिंग, उसको प्रोवाइड फॉर इस क्वार्टर की अर्निंग्स में किया जा रहा हो। जहां तक डील विंस की बात है, लास्ट क्वार्टर $12 बिलियन थी, रन रेट अच्छा रहेगा, लेकिन 7 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास तमाम ब्रोकरेजेस एस्टिमेट्स लगा के चल रही हैं। पर नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स के बियॉन्ड नियर टर्म चैलेंजेस, और नियर टर्म चैलेंजेस से कैसे TCS और बाकी IT कंपनीज कोप अप करने की तैयारी कर रही हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये इस समय TCS पर एक प्रीव्यू। कच्चा तेल 78 हाफ पर है। इंडिया विक्स रखिएगा एक बार जरा, 15 क्रॉस कर चुके हैं। 200 डे मूविंग एवरेज वाला चार्ट वापस फायर करिए एक बार जरा। एक दिन लगा इंडिया विक्स को 15 क्रॉस करने में और 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने में, 29% का मूव। इतनी मुश्किल से वो उसको उसके नीचे लेकर आए थे, हम नहीं लेके आए थे, जो भी लेके आया था, लेकिन उसके बाद देखिए एक ही दिन में इतनी मुश्किल से नीचे आया था बेचारा, एक ही दिन में वापस उसके ऊपर आ गया। और कौन से स्टॉक की बात करें, किसकी बात करें श्रेया, क्या ही बात कर लें। मतलब आप देखें, जुबिलेंट फूड, चलो कल नहीं चला, कल नहीं गिरा, आज गिर गया, तो थोड़ी सी वो उसने भी इज्जत रख ली वैसे आज। खैर आज तो सब कुछ गिरा है, लेकिन जुबिलेंट फूड करीब 5% नीचे है आज। अच्छा, ये भी फायर नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए। तो जुबिलेंट फूड 5% नीचे।
इसके अलावा और क्या है, एचपीसीएल करीब करीब 5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस मार्केट में भी गेंस हैं, ऐसा नहीं है। नाल्को अच्छा चल रहा है और इसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज, एक दो स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। चंदन जी, टीसीएस की बात कर रहे थे हम। गुड आफ्टरनून, कोई स्ट्रैटेजी बताइए टीसीएस के लिए। जी नमस्कार। देखिए बाजार में अगेन जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है उसके चलते वापस एक सेटबैक देखने को मिले हैं। विक्स में 30% का जंप है। टीसीएस की बात करें तो पूरा का पूरा आईटी खेमा लगातार पिछले कुछ महीनों से वीकनेस दिखा रहा है। निफ्टी आईटी आप देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं यहाँ पे। 3-4 दिन में रिकवरी हुई थी, बट अगेन कोई भी रिकवरी एक किफायती नहीं है, टिक नहीं रहा है। इनफैक्ट हर लेवल पे सेलिंग आ रहा है। और टीसीएस की जहां तक बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। सस्टेन कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक पे देखने को मिली और जो मीनिंग पुट राइटिंग है वो कहने के 1940, 1920, 1900 पे शिफ्ट हो रही है। सो सजेशन तो यही रहेगा कि नेगेटिव बायस यहाँ पे रखें विद द व्यू की 3 से 5% तक के डाउन साइड और यहाँ पे बन सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे मैं एक 100 पॉइंट का बुल बेयर पुट स्प्रेड बनाने की सलाह दूंगा। 2040 का पुट ले, जो अभी करंट प्राइस के आसपास चल रहा है, यानी कि हम एट द मनी पुट टीसीएस में ले रहे हैं और उसके सामने 100 पॉइंट नीचे 1940 की पुट बेचें। इस टोटल स्प्रेड में आपका जो नेट प्रीमियम पेड होगा वो लगभग 33 पॉइंट्स होगा। टीसीएस का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉट साइज है 225 है, उसके हिसाब से आपका जो मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो 33 पॉइंट्स यानी कि रुपी टर्म्स में 7425 होगा। और टीसीएस के नीचे में 1940 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पे 67 पॉइंट यानी कि 15,075 रुपए का रिवॉर्ड बन सकता है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव बायस है। 2040 से 1940 तक का डिक्लाइन बन सकता है। स्ट्रक्चर वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। सो 5% डाउन साइड या फिर 1940 1920 की तरफ के ट्रेड यहाँ पे बनेंगे। टीसीएस पर ये व्यू आता हुआ और समझा दिया गया है आपको। ये तो टीसीएस की बात हो गई और पूरे आईटी पैक की हमने चर्चा कर ली, कैसे Q1 रह सकते हैं म्यूटेड। इनफैक्ट टीसीएस डेज लोज पर 2%, हालांकि आईटी इंडेक्स कम गिरा है आज, फिर भी अगर आप देखें कैश में कुछ काउंटर्स देखिए, एजिस लॉजिस्टिक्स 10% नीचे, एजिस वो पैक 7-8% नीचे देख रही थी मैं, राइट 5.5%, HFCL 5%। तो बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी पेन में है। कैश कॉल्स ले लेते हैं। कैश कॉल्स गाबा सर, विकास जी और आशीष जी से लिया जाएगा। गाबा सर बताइए फिर कैश में कौन सा काउंट है? हिम्मत चाहिए कैश का ऑर्डर देने के लिए। स्टॉक है इंडस टावर। मैं सोच रहा था कि शायद आप नहीं मांगेंगे। इंडस टावर में लगता है करीब 9 हफ्ते की गिरावट है ये, और आज का लो और कल का लो सेम लगता है, इसीलिए थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करा 387, स्टॉप लगाएंगे 380 का, 7 रुपीज का। अगर आपको मिले तो 400 भी जा सकता है। इंडस टावर, ये होगी गावा सर की ट्रेड। और विकास जी, आपकी ट्रेड कैश में? जी जिस हिसाब से एक सेल ऑफ देखने मिला, मुझे लगता है ईपीएल यहाँ पे एक स्ट्रांग लग रहा है अभी भी काउंटर। हालांकि आज इंट्राडे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, बट 230 एक इम्पोर्टेंट बेस इस काउंटर में अभी भी देखने मिल सकता है। वापस ऊपर में 248 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 226 अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेके चलना चाहिए, स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी रिट्रेस होता है तो 230 तक भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो इसको बाय कीजिए 248 के टारगेट के लिए। यहाँ पे हुआ आई कॉल। आशीष खयाल जी, आपका ट्रेड? देखिए एथर एनर्जी यहाँ पर अभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहां सारे मार्केट में सेलिंग आ रही है, लेकिन ये अभी भी अपने 52 हाई पे है और अच्छा मोमेंटम बना के रखा है। इंडेक्स से थोड़ा परे चलता है तो अच्छा है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए, तो एथर एनर्जी पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस 1130 का है और टारगेट 1230 का देखा जा सकता है। ओके, थे एनर्जी आपकी स्क्रीन पे 1192 पे ट्रेड करता है, 51 रुपये ऊपर। और एक बार फिर से अगर आप देखें तो इस प्रकार के काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव आता हुआ। मीनवाइल मैं एक बार फिर से इस युद्ध, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस, एक स्टॉक का जो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है वो LNT को लेकर आऊँगा। LNT उस वक्त भी गिर रहा था जब ये क्राइसिस ना के बराबर थी, परसिस्ट ही नहीं करती थी। आज से 10 दिन पहले भी, 5 दिन पहले भी। और ये अनवाइंडिंग, ये शॉर्टिंग शुरू हुई 4259 से, और अब ये एक फेज ऑफ सेलिंग को पूरा करने के बाद फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग दिख रहा है। क्यों? इसने पिछले 4 दिन में, 5 दिन में सारे एवरेजेस तोड़े, उसके बाद अब ये अपना मल्टी मंथ बेस, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का बेस तोड़ रहा है 3880 पे। आशीष खयाल जी, आपका टेक क्या होगा? पूरे कैपिटल गुड्स की सेलिंग को लीड किया इसने, अब 3880 के नीचे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? क्योंकि फिर तो दूर तक सपोर्ट नहीं है कोई।
बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें इसने जो छलांग लगाई थी वो हाई जो बनाया था 4250 लेवल्स का 25 जून को, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली सेलिंग प्रेशर पे करीबन 8 से 9 दिन हो गए, अभी तक प्रीवियस हाई को इसने चैलेंज भी नहीं किया, क्लोज तो ओके, एलएनटी पर ये व्यू आ रहा था, लेकिन सब बातचीत नहीं हो पा रही। दोबारा कनेक्ट करेंगे आशीष जी को। एलएनटी डेज लो पर, और जब भी युद्ध की बात फिर से उठती है तो एलएनटी पर उसका जाहिर तौर पर नेगेटिव असर देखने को मिलता है। डेज लो पर एलएनटी 3% नीचे। इसके अलावा देख पा रही हूँ मैं श्रीराम फाइनेंस देखिए 5.5%, जियो फाइनेंशियल 5.5%, निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर 3%, इंटरग्लोब एविएशन अभी चर्चा हो रही थी 5.5% का डेंट इस पर्टिकुलर काउंटर में लगता हुआ। 550 अंकों की गिरावट निफ्टी में तो है ही, और 1400 अंकों से ज़्यादा गिर चुका है अभी बैंक निफ्टी। अच्छा, एक बार कुछ काउंटर्स देखते हैं जो इस कदर गिरावट में भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, और लेकर आइए। जाहिर तौर पर इसका असर ओएनजीसी पर पड़ेगा, पॉजिटिव असर। जब क्रूड उछलता है तो ओएनजीसी भी उछलता है, और ये ऑलमोस्ट अब देखिए डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। कल भी इंपैक्ट था, एक अपग्रेड भी आई थी, और ओएनजीसी अब 1.5% ऊपर। विकास जी, ओएनजीसी जब क्रूड में तेज़ी तो ओएनजीसी में तेज़ी, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ओएनजीसी को कैसे ट्रीट किया जाए? 1-2 दिन के लिहाज से देखें या फिर अभी ही इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं? आपका व्यू क्या होगा? देखो, ओवरऑल ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर लास्ट 2-3 दिन पहले था। उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छा रुझान देखने मिला था 240 के ऊपर। मुझे लगता है ये 200 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। 260 के आसपास उसका 200 डीएमए देखने मिल रहा है, तो 200 डीएमए तक का एक टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। 240 अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, तो 240 के स्टॉप लॉस में जिनके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। पहला टारगेट 260 के आसपास देखने मिलेगा, वो ब्रेक होता है तो 272 के आसपास, वापस 50 डीएमए के आसपास ये मूव कर सकता है, तो 260 के टारगेट के लिए होल्ड करना है। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए चंदन जी, राजेश जी, मानस जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चर तो वीक ही है, तो मैं कोई नेगेटिव साइड में यहाँ पे ढूंढना चाहूंगा। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कुछ स्टॉक्स जहाँ पे थोड़े से सेटअप चेंज हुआ है। एक्सिस बैंक में एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिला है, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटी है। इनफैक्ट 50 डेमा के नीचे काउंटर होल्ड कर रहा है, तो एक्सिस बैंक का मैं 1300 का पुट यहाँ पे दिख रहा हूँ, जहाँ पे पुट अनवाइंडिंग और ऊपर में कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो एक्सिस का 1300 का पुट खरीदारी की सलाह होगी। लगभग अभी 30-31 रुपए के आसपास चल रहा है। सपोर्ट रहेगा 22 रुपए का, ऊपर में लगभग 42 रुपए का टारगेट। ओके, चंदन जी का ट्रेड हो गया यहाँ पे एक्सिस बैंक पुट ऑप्शन 1300 की 31 पे आपको पिक करनी है। और जरा बिल्डअप देखिए आप, 21% एक दिन में स्टॉक फ्यूचर्स में। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज में करेक्शन देखने को मिल सकता है। एक बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन अब जिस तरह के पैटर्न्स इंटरडे चार्ट पे बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक करेक्शन के लिए। तो 2000 वाला पुट ऑप्शन जो 74 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 115 रुपए के टारगेट सेट करना है। रियल्टी पैक इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। अब देखिए जिस तरीके से मार्केट नीचे आया, 2% इंडेक्स नीचे आज के सेशन में। गोदरेज प्रॉपर्टीज माइनस जी की पिक हो गई। राजेश जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? देखिए श्रेया, इंडसइंड बैंक, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक हमने पहले लॉन्ग भी किया था, लेकिन जिस तरह से रिवर्सल है ऊपर से, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन थोड़ा डीपन होगा। एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है अर्ली चार्ट पे, जिसका टारगेट आप देखें तो 950 तक का है। तो इंडसइंड बैंक का हमें पुट लेना है, तो 990 का पुट करीबन 27 के आसपास का है, तो इट्स अ बाय अबाउट 25। स्टॉप लॉस विल बी एट 16, और टारगेट जो दिखता है वो है करीबन 42 का। सो इंडसइंड बैंक का 990 का पुट लीजिए। इंडसइंड बैंक का आपको 990 का पुट लेना है, गोदरेज प्रॉपर्टीज का पुट लेना है, एक्सिस बैंक का पुट लेना है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, सब पुट ऑप्शंस ही आपकी तरफ आते हुए नजर आए हैं। मैं रिफ्रेश कर रही हूँ सर बैंक निफ्टी, और मुझे और नीचे दिख रहा है 1524 अंक नीचे अब, और एक रिफ्रेश में और एक टिक नीचे नजर आता है। बहुत प्रेशर, और इनफैक्ट जिस तरीके से सर अभी ऑप्शंस में भी कॉल आए, सारे पुट ऑप्शन स्पेशली बैंक से, पीएसयू बैंक
3% इंडेक्स डाउन हो गया। एक बार पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा 3% डाउन, और प्राइवेट बैंक भी सर 2.5%। बैंक पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। देखिए श्रेया, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज का प्राइस एक्शन है, एक और लेसन भी है। हमें नहीं पता था कि 1:30 बजे ही न्यूज़ आएगी। हाँ, देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग, Right. ये किसी को नहीं पता था, वरना मार्केट पहले रिएक्ट करता। लेकिन इससे लेसन के क्या मिला है, अगर आपने एक थ्योरी फॉलो की है, वो थ्योरी क्या थी कि हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में, आप बने रहें, पिछले डे के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखें। अगर वो किसी भी कारण से ट्रिगर हो गया तो उसको रिस्पेक्ट करें। जैसे आज सुबह अगर आपने वो बात समझ के 24,250 पे एग्जिट ली होती, कई लोगों ने इसलिए एग्जिट नहीं ली होगी ये सोचकर कि मैं 24,250 पे क्यों एग्जिट करूं, मैंने तो 24,500 देखा था स्क्रीन पर। वो हिस्ट्री है, वो नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन अगर स्क्रीन पे वो टूट गया स्टॉप लॉस तो उसको रिस्पेक्ट करें। जिन लोगों ने आज स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं करा होगा वो आज काफ़ी रिग्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि खबर कहाँ से आएगी, किस वजह से आएगी और कैसे आएगी। लेकिन इस तरीके से आएगा। बैंक निफ्टी देखिए, अब आप क्या किस तरीके से, मतलब आप इमेजिन करें, हम जब शो की स्टार्ट किए थे तब हम किन लेवल्स की बात कर रहे थे, अभी 56,600 बैंक निफ्टी पर, और कल का हाई कितना था 58,500, 58,500 आज 56,600, मतलब और थोड़ा सा गिर जाए तो 56, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की कैंडल बन गई। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की कैंडल है। दूसरा, मार्केट अपना आपको ना कुछ हिंट दे देता है। जैसे अब सबसे ज़्यादा क्या गिर रहा है, पीएसयू बैंक्स। पिछले 3-4 दिन से पीएसयू बैंक्स में हिंट थे, हाँ। लगातार बात हुई थी। आई थिंक वीरू और मैं भी लगातार बात कर रहे थे। हमने ChatGPT में पिछले 3 दिन से रोज़ एक पीएसयू बैंक लिया नेगेटिव, इंडियन बैंक लिया, एक बार और लिया, आज हमने कैनरा बैंक लिया। ठीक है, तो ये एक और हिंट मिल रहा था आपको। तो क्लियरली जब इस तरीके के मूव्स आए तो थोड़ा सा मार्केट के मैसेज को पढ़ना और रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया विक्स रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर वापस। बहुत जल्द हम शायद 15 क्रॉस कर जाएं, 14.9। अच्छा, एक्चुअली इंटरडे में कर चुके हैं 15 क्रॉस, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। वीरू, कुछ और स्पॉट किया क्या मार्केट में? अनुज, बिल्कुल। आज सुबह हम कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे थे, लाइक ऑटो में मारुति। एक बार मारुति रखिएगा स्क्रीन पर। मारुति को देखिए 13,902, आई मीन ऑलमोस्ट कोलैप्स होके वहीं पर आ गया जहाँ से चलना शुरू किया था इसने 29 जून को। और पूरे ऑटो को लेके आइए प्लीज, ऑटो को पूरे रखिएगा। मैं पिछले 20 मिनटों में, अब स्पेशली पिछले मतलब 20-25 मिनटों में यहाँ जो शॉर्टिंग देख रहा हूँ वो काफ़ी गंभीर है। लुक एट अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड सारे लेवल्स के नीचे यहाँ पे काफ़ी गंभीर प्राइस डैमेज हुआ है। और लेके आइए 2 स्टॉक्स इसी स्पेस से। मारुति में शॉर्टिंग हुई है, फोर्स मोटर्स लेके आइए। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन शॉर्ट तो शायद ये बन रहा है 17,735 पर। आपकी रीडिंग क्या करिए प्रकाश सर? लुक एट M&M। इनफैक्ट M&M भी बात करते करते डे लो पर, पुट्स ऑल पुट्स एट डे हाई 3,096 पे। प्रकाश सर, जितने मैंने फोर्स का जिक्र किया, M&M का जिक्र किया, और एक जिक्र किया मैंने यहाँ पर अशोक लेलैंड का, सबसे बेस्ट प्लेस क्या लगता है मैंने आपको कोलैप्स के लिए, शॉर्टिंग के लिए? फोर्स मोटर्स तो सेल मोड पर है करीब 26,000 से, अब ट्रेड कर रहा है करीब 17,800। तो इसमें डाउन मूव तो कंटिन्यू है, जो भी अप मूव मिलता है वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं M&M देखता हूं जहां पर एक ट्रेडिंग बेट बन सकता है। बिल्कुल यहाँ शॉर्ट के लायक है। 3,094 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3,200 का स्टॉप लगाना है, थोड़ा डीप है। लेकिन 3,000 एक लेवल है, लोअर लेवल, वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-2 दिन लगे, लेकिन M&M एक ब्यूटीफुल शॉर्ट बनता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्यूटीफुल शॉर्ट चार्ट्स पर बन रहा है, तो फिलहाल शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको। गाबा की राय आते हुए डेज लो पर ये भी पर्टिकुलर काउंटर 3.5% के करीब नीचे आता हुआ। पूरा ऑटो पैक कमज़ोर है, लेकिन मार्केट तो काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन कमज़ोर बाजार में भी 2 स्टॉक्स रखिएगा, बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस। यहाँ पर हालांकि मार्केट क्लोज से पहले जब मैं देख रही थी, बालाजी अमाइंस तो अभी भी 6.5% अप है इस मार्केट में, और एल्काइल अमाइंस भी लगभग 3% की तेज़ी। लेकिन इस तेज़ी के पीछे के कारण समझने की कोशिश करते हैं। कंचन मौजूद है। कंचन, गुड आफ्टरनून। ये दोनों स्टॉक्स में क्या हो गया है सर? जी, गुड आफ्टरनून। और अगर हम बात करें तो 1:30 बजे से पहले तो यहाँ पे जो तेज़ी थी हमें 12% तक की इनफैक्ट देखने को मिली थी। कुछ खबर ही ऐसी है, इसके चलते इसका जो चलना है वो भी कहीं ना कहीं बनता है। बालाजी अमाइंस में अगर हम बात करें साल 2026 की, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है। करीब 100% से ज़्यादा ये जो शेयर है वो उछल गया है। अब तेज़ी की वजह अगर हम जाने तो इथाइलिन डायमाइन पर जो एंटी डंपिंग
डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश है वो आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो ड्यूटी है वो चाइना, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और ताइवान से होने वाले इंपोर्ट पे प्रस्तावित है। साथ ही अगर इससे पहले की हम बात करें तो ट्रेड रेमेडीज इन्वेस्टिगेशन ने ये पाया था कि इन देशों से जो सस्ते इंपोर्ट है उससे हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। अब फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन अगर आ जाता है, जिसकी अनुमान लगाया जा रहा है कि आ सकता है, उसके बाद ये जो ड्यूटी है आपको लागू होती हुई दिखाई देगी। अब जैसे ही ड्यूटी लागू होती है तो सस्ते इंपोर्ट कम हो जाएंगे, जो डोमेस्टिक कंपनी है उनकी प्राइसिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर इसके हम इस्तेमाल की बात करें तो फार्मा, एग्रोकेमिकल, रेजिन और स्पेशलिटी केमिकल में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अभी भी इसने नाक बचाई हुई है। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट में भी खैर चल रहे हैं। निफ्टी 23,800 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, एक एक टिक के साथ गिरावट बढ़ रही है। 23,808 अब इस समय। और बैंक निफ्टी 56,500 तोड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या करें, बंद कर दें मार्केट थोड़ा जल्दी? 251 हो जाना चाहिए सर। इस मार्केट में तो हो जाना चाहिए जल्द। और अनुज क्या बात कर लें बताइए, है ना? मतलब जितना चल रहा है उतना लॉस बढ़ता जा रहा है, और क्या ही करें। देखिए, हाँ वीरू कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ना, दिक्कत ये, दो दिक्कतें मेरे को समझ में आ रही है जो आपकी बातों से। एक तो ये है कि अभी सेल कॉल ले लो, रात का पता नहीं रात को क्या हो जाए, रात को जनाब क्या कह दें। और मैं तो ये सोच रहा हूँ अगस्त से क्या करिए, अगर माहौल ऐसे ही होगा तो फिर तो आधा घंटा और बैठना। हाँ अरे बिल्कुल। नहीं, आधा घंटा थोड़ा ना, 340 ना, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 345 पे क्लोज करेंगे हम, है ना? हाँ, वो भी सह लेंगे वीरू, तो उसमें खैर कुछ क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो, वैसे वीरू ने ये बात मुझे पर्सनल चैट पे कही थी, लेकिन अभी जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब है, थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल है मार्केट में, है ना? अब क्या भरोसा। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक कहीं ना कहीं एक शायद एक ये भी था कि ये चीज़ एकदम से हुई तब जब वो खामेनी का फ्यूनरल हुआ। उसके बाद तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि कहीं एक ऐसी डील तो नहीं हुई थी कि चलिए अभी लड़ाई रोक देते हैं, एक बार वो फ्यूनरल वगैरह हो जाए उसके बाद शायद वापस हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ईरान की टीम, फुटबॉल की टीम अमेरिका में थी, क्योंकि अमेरिका में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। अब वो बाहर हो चुके हैं, वो भी वापस आ चुके हैं। अभी कई बार देखिए, ये कुछ थ्योरीज होती हैं जो मार्केट में डिस्कस होती हैं। तो ये डिस्कस होती हैं थ्योरीज की, ये 2-3 थ्योरीज हैं जो मार्केट में डिस्कस हो रही है, क्योंकि एकदम से अचानक क्या कारण बना। और इजराइल के लिए देखिए, अगर आप देखें इस पूरे पीस में इजराइल ने हमेशा मेंटेन किया था कि वो सीज़ फायर में वो पार्टी नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब चीज़ें जो हैं जिस तरीके से हो रही हैं। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं और एक बार आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश जी, और मिड कैप फंडा के लिए गुरांग जी हमारे साथ हैं। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, पुट ऑप्शन ही खरीदेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट्स के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रैली ऑलरेडी हमने देखी थी स्टॉक में। अब इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन है, टेंडर मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो 110 वाला पुट ऑप्शन जो 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 1.90 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 5 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स की पुट यहीं सुबह अगर आप देखें कॉल्स आ रहे थे, अब यहाँ पे कंप्लीट कोलैप्स हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अब चलते हैं एफएन सुपरस्टार के लिए चंदन जी के पास। चंदन जी आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए काफी एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हुआ है, बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ बनी हुई है, और ऐसा ही है काउंटर एक्साइड इंडस्ट्री। मेजर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। आज एक बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न बना है और इंडेक्स की 500-550 पॉइंट की वीकनेस के बावजूद भी टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अंडर करंट स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मैं यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति देना चाहूंगा। सपोर्ट रहेगा 408 के आसपास, ऊपर में 435 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। एक साइड चंदन जी की आती हुई यहाँ पर जुलाई फ्यूचर्स। अब राजेश जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। राजेश जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। जी श्रेया, देखिए कंटेनर कॉर्प, अब इसका चार्ट देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन है। इसका जो सपोर्ट बनता है वो है करीबन 430 के आसपास, 430 to 430। तो 430 के टारगेट के लिए कंटेनर कॉर्प सेल होगा। 455 के नीचे बेचना है, तो एट लेवल ऑफ 450 अगर पुल बैक मिलता है तो बेचिए। 462 का स्टॉप लॉस होगा। ओके। और गुरांग जी आपकी पिक मिड कैप फंडा के लिए?
मिड कैप फंडा के रूप में अनुज जी हमने ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी टोरेंट पावर का चयन किया है और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और स्थानीय स्तर पर उससे थोड़े दूर है। लंबी अवधि का नजरें रखें और इस स्तर से खरीदारी शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं, और गिरावट पर जुड़ते जाए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी टोरेंट पार पर अपनानी है आपको लंबी अवधि के नज़रिए से। गौरांग जी को पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में काउंटर। चलिए अब रिकैप कर देती हूँ। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। मानस जी ने सुझाया सस्ता ऑप्शन में GMR एयरपोर्ट्स, जिसकी आपको 110 की पुट लेनी है, 5 की टारगेट है और ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। FNO सुपरस्टार में चंदन जी को एक्साइड अभी भी पसंद आ रहा है। इस मार्केट में भी सिर्फ फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 435 की टारगेट उनकी तरफ से, 408 का लगाना है स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार राजेश जी ने कॉनकोर चुना है, बिकवाली की राय उनकी तरफ से। 430 के नीचे की टारगेट है, 462 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आखिर में मिड कैप फंडा ये सुझाया गौरांग जी ने टोरेंट पार, लंबी अवधि की नज़रिए से खरीदारी की राय। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको इस मार्केट में। काफ़ी प्रेशर है मार्केट। अब तो एक बार बैंक निफ्टी दोबारा से रखिएगा। एडवांस डिक्लाइंस तो काफ़ी ख़राब, ऑलमोस्ट अब 2800 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर प्रेशर बन रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में एक ऐसा स्टॉक है जिसकी रफ्तार अगर आप देखें तो गजब की रफ्तार रही है। क्यूपिड की बात कर रही हूँ। कैश में आशीष जी ने सुझाया भी आज के सत्र में, 1 साल में शेयर ने 10 गुना के रिटर्न दिए हैं। लेकिन आखिर ये शेयर में चल क्या रहा है, इस कदर के रिटर्न्स मिल रहे हैं, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। 1 साल में पैसा 10 गुना बढ़ा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। बिल्कुल 10 गुना बढ़ गया। क्या चल रहा है कहना तो बहुत मुश्किल है, अपडेट ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 साल में 925% यानी तकरीबन आप समझ लीजिए कि 10 गुना ये स्टॉक हो गया। YTD भी आप देखें तो 6 महीने में दुगने से ज़्यादा की तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिली है और लगातार बड़े मूव्स देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक 220-22 के आसपास आपको मिलेगा। बात यह है कि वैल्यूएशन ऐसी है ना कि आप वैल्यूएशन देख के चक्कर खा जाएंगे कि भाई ये क्या है, क्या कर रही है ऐसी कंपनी, ऐसा तो क्या ही खास कर रही है कि AI डेटा सेंटर वाली जो कंपनीज है इनको भी इसने वैल्यूएशन के मामले बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ज़्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में जानते, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि कंपनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारोबार में और यहाँ पर अपडेट्स लगातार दिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपको क्वार्टरली रेवेन्यूज़ में या फिर साल दर साल रेवेन्यूज़ में, मुनाफे में यहाँ पर सर्ज नहीं है। वहाँ पर भी आपको ग्रोथ है, इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। अब रीसेंट जो अपडेट है Q1 का, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी ये बता रही है कि 150 करोड़ की आय ये Q1 में कर सकते हैं, जो कि पिछले साल केवल 65 करोड़ थी। तो ग्रोथ तो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप पूरे FY27 के लिए देखें तो जो पहले 600 करोड़ की गाइडेंस थी, इसे और इन्होंने 10% बढ़ा दिया। बता रहे कि FY27 पूरे साल में 660 करोड़ की टॉप लाइन करने वाले हैं। इसी के अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ये भी बता रही है कि पर्सनल केयर है, वेलनेस सेगमेंट है, कॉन्ट्रासेप्टिव से हटकर वो तो है ही है इनका, लेकिन दूसरी चीज़ों पर भी ये फोकस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो IVD किट्स होती हैं, इसके ऊपर भी ये फोकस लगातार करते जा रहे हैं। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देखें तो ओपन मार्केट से बहुत गजब की परचेजेस की हैं और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में तेजी का कारण ये भी बना कि प्रमोटर की तरफ से लगातार यहाँ पर खरीदारी की गई। अब ओवर द पीरियड्स आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी की है Q1 FY26 में, जहाँ पर आप 29.53% में से प्रमोटर जो आदित्य कुमार हलवासी हैं, जो बाकी की भी लिस्टेड कंपनीज में स्टेक रखते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग आपके सामने रख रहा हूँ। वो अब रीसेंट शेयर होल्डिंग में 32.9% है। टोटल प्रमोटर ग्रुप की 46.03% हिस्सेदारी है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की वैल्यूएशन। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्योंकि कंपनी ऐसा क्या खास कर रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कारोबार है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 280 टाइम्स का ट्रेलिंग 12 मंथ का PE है, प्राइस टू अर्निंग 280 है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग ठीक है, कोई बात नहीं। 77 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स। शायद ही कोई दूसरी कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी होगी जिसकी वैल्यूएशन इतनी महंगी है। और एक और हैरत की बात है कि 30,000 करोड़ से प्लस का मार्केट कैप है, लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, ना तो कोई बड़ा DI, ना कोई बड़ा म्यूचुअल फंड और ना कोई FI नजर आएगा। यानी अब तक तो 10 गुना बन गए, अब आगे क्या होगा ये पता नहीं। बिल्कुल, आई थिंक अमेरिका के पास NVIDIA है तो क्या हुआ, हमारे पास क्यूपिड है। और देखिए, थोड़ा केयरफुल रहिए ऐसे स्टॉक्स में। मैं ना बहुत पहले स्मॉल कैप रेडर किया करता था, बहुत पहले। तब ये शेयर
6 पैसे का हुआ करता था, मतलब अगर आज के प्राइस से एडजस्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से। और मतलब कितने साल पहले से? 20 साल पहले, है ना? 20 से ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 22 हो गए होंगे, चलिए ये इतना मान लीजिए, ठीक है। लेकिन खैर जो है मार्केट में ये सब चीज़ें होती थी। देखिए 5 साल का मूव 92 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक का, तो थोड़ा केयरफुल रहिए ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन खैर एनीवे जो भी है, आशीष शुक्रिया ये सामने रखने के लिए। सिर्फ एक हाईलाइट कर रहे थे कि एक स्टॉक में इतना पैसा बना है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ऑब्सीन है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब कैपिटल माइंड के CEO दीपक शिनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के CEO, अब म्यूचुअल फंड भी हैं इनके पास। दीपक जी ये बात बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप का मूड माहौल समझने की कोई मशीन है क्या? और ये एकदम से जो आज इन्होंने एक दिन में जज्बात बदल दिए, सेंटिमेंट बदल दिए, अब इसको कैसे हम एज एन इन्वेस्टर समझें और ट्रीट करें? ये इनफैक्ट अनुज जी, मैं कल ही अपने मतलब हम लोग जो पॉडकास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वही कह रहे थे कि एक बड़ा रिस्क ये रहता है कि ये वॉर खत्म एक्चुअली नहीं हुआ है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वो हॉस्टिलिटीज जारी हैं और कभी भी इनफैक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तरह से वॉर फिर से वापस आ सकता है और फिर से अपने हमारे सारे जो प्लान्स जो बने हैं उनको चेंज कर सकता है। तो आई थिंक वो आप चाहे इस वॉर को ले लीजिए या चाहे पूरी ट्रम्प के जब उन्होंने स्टार्ट किया तब से अब का देख लीजिए। अब एक तो आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ भी कहेंगे और अगले दिन वही चीज़ को उल्टा नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है। तो उनको आप जो भी कहें, चाहे वो कहें कि वॉर आज शुरू हुआ है या फिर वॉर आज खत्म हुआ है, आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉलेटिलिटी रहेगी, वो जो कुछ कहेंगे और कुछ वॉर फिर से चल पड़ेगा या फिर वॉर नहीं तो कुछ और, कल को क्यूबा आ जाएगा, फिर ग्रीनलैंड आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। आई थिंक ये होता रहेगा नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए, कि जब तक कि ये लोग कि ट्रम्प रिमेन्स प्रेसिडेंट, उसको कोई आई थिंक उनको कोई ये नहीं है, डर नहीं है कि कोई उनको अकाउंटेबल रखेगा। तो आई थिंक वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो उसी तरह से बिहेव करेंगे। हमें ये करना है कि हम उनको हम उनके कहने पे और या उनके कोई स्टेटमेंट पे कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान्स ना करें। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स भी ना करें तो अच्छा है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि हमें अब एज इंडिया वी हैव टू चेंज द व्यू कि आप जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसको कम कीजिए। आप या तो खुद अपने यहाँ पे क्रूड ऑयल ढूंढिए या फिर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस की तरफ जाइए। और जहाँ पे भी हमारा फॉरेन डिपेंडेंस है, चाहे अमेरिका पे हो चाहे किसी और पे हो, उसको जितनी जल्दी हो सके, इवन इफ इट्स अ 10-year प्लान, इसको कम करने की ज़रूरत है अभी। आई थिंक उस हिसाब से अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में देखें, आई थिंक बढ़ोतरी हो रही है और पुश भी हो रहा है गवर्नमेंट से कि यहाँ और चीज़ें बनाई जाएं, चाहे मिलिट्री के लिए हो, चाहे सिविलियन यूज़ के लिए हो, चाहे कंजम्पशन के लिए हो, चाहे आगे प्रोडक्शन के लिए हो। आई थिंक इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया बहुत ज़रूरी है आगे जाके। तो ये ही बोलना चाहूँगा इस ट्रम्प के लिए। आई थिंक आप कल पूछेंगे तो कल वो बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हैं आगे जाके। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए दीपक जी ने पहले कहा कि ट्रंप को आधार बनाकर कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ना बनाए, फिर तुरंत बोल दिया कि ट्रंप को आधार बनाकर कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी ना बनाए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, बिल्कुल सही। अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से प्लेस किया आपने। अच्छा, इस बार की गिरावट में और पिछली बार की गिरावट में एक अंतर ये है कि पिछली बार विश्व का एक अंश कम से कम एक वो AI रैली चिप स्टॉक्स को सेलिब्रेट कर रहा था, बट दिस टाइम वो थीम भी क्रैक हो रही है ना? वो चीज़ भी कोलैप्स हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक टेक्टिकल एडवांटेज देगा आईटी को? मेरा प्रश्न बहुत, मेरे ख्याल से मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, और क्या पूछूं इस वक्त? नहीं, एक्चुअली 3-4 चीज़ें हैं जो अभी रिस्क में नज़र आ रही हैं। एक तो ये जो AIG की जो रैली थी, उसमें अब एक्चुअली पता लग गया है कि आप इतना ज़्यादा अगर टोकन्स को चार्ज करेंगे, तो सारी कंपनियां जितने पहले की तरह जो स्पेंड कर रही थी, वो अब थोड़ी सी वेरी हो गई हैं एक तरह से, कि ये इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हम कि किसी का के रिप्लेसमेंट में अगर हमने AI चूज़ किया
तो उसकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा हम लोग अगर टोकन्स पे स्पेंड करें तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं इससे। तो इससे ये नज़र आता है कि एटलीस्ट अपने कंपनीज़ ने अपने जो एआई प्लान्स हैं, उनमें ये है कि उसको कम करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए और उस हिसाब से आई थिंक इवेंचुअली आईटी कंपनीज़ को भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में मिल सकती हैं। इसके लिए कि आप एआई का फ्रेमवर्क बना के हमें हमारे स्पेंड्स को कंट्रोल कीजिएगा। वो दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, वो भी आने लग जाएँगी आई थिंक और कुछ हमारे आईटी कंपनीज़ ने भी अनाउंस किया है। पर एक चीज़ ये ज़रूर है कि जो कोर बिज़नेस मॉडल हमारे आईटी कंपनीज़ का है, जिसमें हेड काउंट बिलिंग हुआ करता था, आई थिंक वो अब चेंज होगा एज़ अ हेड काउंट प्लस टोकन। अब इसमें जो हमारी आईटी कंपनीज़ उसमें थोड़ा-सा अगर इनोवेशन करती हैं, खुद अपने आप से ओपन सोर्स टोकन्स, ओपन सोर्स मॉडल्स होस्ट करते हैं और फिर थोड़ा-सा उस टोकन रेवेन्यू का हिस्सा अगर वो उठा सकते हैं, तो शायद वो बेनिफिट करेंगे। तो देखना पड़ेगा कौन-सी कंपनीज़ करेंगी। पर एआई में ये है कि अगर मेमोरी को देखिए, हार्ड डिस्क को देखिए, जो भी अगर सेमीकंडक्टर्स को देखिए, उसमें शॉर्टेजेस बहुत थे। अब ऐसा हुआ है कि इन्हीं कंपनीज़ ने बोला है कि हम अपनी कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जितनी शॉर्टेजेस थी उसकी वजह से प्राइसेज़ इंक्रीज़ हुए थे। उसका आई थिंक उल्टा साइड आ रहा है कि सप्लाईज़ आगे जाके इंक्रीज़ होंगी और उनका जो प्रॉफ़िट मार्जिन है इतना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि प्राइसेज़ भी कम करने पड़ेंगे उनको जैसे-जैसे और सप्लाई आता जाए। ये किसी भी शॉर्ट सप्लाई वाली मार्केट में, चाहे आप अनियंस को देख लें, अगर प्याज को देख लें, इंडिया में एक साल ₹100 का भाव होता है केजी और अगले साल हर कोई फार्मर अपने यहाँ पे प्याज ग्रो करने लग जाता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ₹1 का दाम भी नहीं रहता क्योंकि ओवर सप्लाई हो जाता है। तो ये जो ओवर सप्लाई का चांस है और या फिर ट्रेंड है, वो अभी आई थिंक स्टार्ट हो रहा है, इसी की वजह से वो वहाँ पे भी करेक्शंस हो रहे हैं। तो उस हिसाब से वो रिस्क जो एआई में था कि ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूड हैं, क्या ये हमेशा इस वैल्यूएशन पे रहेंगी? वो आई थिंक नज़र आने लग गया है कि शायद नहीं। और अगर ये जो एंटायर जो एआई का जो डेटा सेंटर या फिर आप चिप्स या जो भी आप अगर कि इस इकोसिस्टम को देखें, इसमें काफ़ी डेट और प्राइवेट क्रेडिट भी है। जहाँ लोगों ने प्राइवेट क्रेडिट से लोन्स लेके डेटा सेंटर्स बनाए हैं, चिप्स खरीदे हैं, उसको रेंट पे देने का उनका बिज़नेस प्लान है। वो भी शायद अगर इम्पैक्ट हो जाए तो इम्पैक्ट इसका और ज़्यादा एआई से बाहर लेवरेज यूनिवर्स तक भी जा सकता है, बैंक्स और प्राइवेट क्रेडिट पे भी जा सकता है। तो वो एक डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट होगा अगर एआई बबल भी बर्स्ट होता है तो। ये आई थिंक ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है और ती 2 और चीज़ें मैं कहूँ देख लीजिए ज़रा गौर से यूएस और जापानीज़ येन का जो एक्सचेंज रेट है, वो अब 19 आई थिंक 95 या 85 के मुकाबले आई थिंक सेम है, वापस ऊपर आ चुका है येन अबाउट आई मीन ये डॉलर वर्सेस येन 162 तक पहुँच गया है और जापान के जो 30 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइज़ पे है या फिर आई मीन एटलीस्ट 30-40 ईयर हाइज़ पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी डेट यूनिवर्स को अलग तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। तो कई रिस्क फैक्टर्स हैं वॉर के अलावा जो ऑलरेडी नज़र आ रही हैं मार्केट में। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी डिटेल्ड आंसर हमने समझ लिया आईटी, एआई और वॉर इम्पैक्ट रिलेटेड, लेकिन बड़ा सवाल कि अब इस मार्केट में क्या करें? फिर से रिस्क ओपन हो गया है वॉर का, तो अब करना क्या चाहे? सबके जहन में अब यही सवाल होगा, क्या बेटर काउंटर ऑफ स्टॉक्स में फिर से वक्त आ चुका है? अपॉर्चुनिटी समझे फिर से इस करेक्शन को, जहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं हो पाएंगे आप, स्पेस स्पेसिफिक अगर हो पाए तो कौन से स्पेस में अब मौके बन रहे हैं? सो आई थिंक ये जो मैंने पहले कहा कि इंडिया की का जो फोकस है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा रहेगा, आई थिंक आगे जाके यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आप डोमेस्टिक आप लार्जली जो इंपोर्ट करते हो, अगर आप खुद यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हो उस कंपनीज और उनके डाउनस्ट्रीम कंपनीज में, इनमें एक चीज़ तो ऑलरेडी बहुत सालों से है जो ऑटो है। अगर आप देखिए इंडिया में ऑटो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो अपनी खुद की व्हीकल्स बनाती हैं और यहाँ पे रिलेटिवली उनको ज़्यादा आई थिंक फोकस दिया जाएगा क्योंकि वो अब डिफेंस के लिए भी व्हीकल्स बना सकते हैं और कुछ और तरीके से ऑटोमोटिव इक्विपमेंट ईवी और इनके भी यहाँ से दे कैन इम्प्रूव जो इंडियन कंपनीज हैं। तो वो आई थिंक वो एक सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज,
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिफेंस, ये सारी जो चीज़ें 5 ईयर 10 ईयर का इनका लॉन्ग टर्म आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे वैल्यूएशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर ओवर पे करोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप ओवर पे कीजिए और ग्रोथ आ भी जाए और उसका वैल्यूएशन पी के हिसाब से कम हो जाए, तो आपका कोई रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन वो ये सारी सेक्टर्स आई थिंक थोड़े से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा, अगर आप अभी तो हमें पता नहीं वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में किस तरह से चेंज होगा, लेकिन हमारे जो काफ़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत टाइम तक आई थिंक काइंड ऑफ लिमिटेड थे, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से, मोस्टली फ्रॉम यूरोप, और वो हटाए जा रहे हैं और शायद वो भी एक सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है अगर गैस की अवेलेबिलिटी वापस आ जाए। अब पता नहीं इस वॉर के रीसर्जन से क्या होगा, पर अगर वॉर के के बाद भी अगर हमारे ऑयल सप्लाईज और गैस सप्लाईज वापस आ जाए, तो थोड़े से जो सेक्टर्स थे जैसे टाइल, सैनिटरी वेयर वगैरह, वहाँ पे भी आई थिंक टेम्पोररी रिलीफ कैन कम बैक बिकॉज डिमांड है वहाँ पे, बस सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो ये सारी सेक्टर्स आई थिंक अच्छा करेंगी। एफएमसीजी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एफएमसीजी स्पेसिफिकली आई थिंक पहले जो नंबर्स आए हैं इस क्वार्टर के वो उतने अच्छे नहीं हैं, सो देखना पड़ेगा नंबर्स देख के। और आईटी में आई थिंक और थोड़ा टाइम है रिकवरी में, लेकिन आई थिंक यहाँ पे आपको एक तो कमेंट्री देखनी पड़ेगी, कल या परसों पहला रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो कमेंट्री आएगी और बाकी जो सारी कंपनीज बोलेंगी उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स वापस आने लगे हैं कि नहीं। काफ़ी टाइम तक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग डर रहे थे वॉर या टैरिफ्स या फिर कि एआई का क्या होगा, बट आई थिंक अर्ली साइंस हैं कि कुछ ऑर्डर्स आने लगे हैं। लेकिन हमें मैनेजमेंट के कमेंट्री देख के, मैनेजमेंट का कमेंट्री देख के हमें ये करना पड़ेगा आईटी वापस एटलीस्ट 10-12% ग्रोथ पे आएगी कि नहीं। उस तरह से वो काफ़ी चीप हो गई हैं, पर आई थिंक वेट करके इस रिजल्ट्स के बाद उनका देखना अच्छा होगा। आई थिंक इस मार्केट में ये शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो मोस्टली ट्रेडिंग और प्राइस मोमेंटम से ही पता चलेगा। पर अगर 5 साल का नज़रिया है तो ऐसे काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आई थिंक 5 इयर्स में ग्रोथ विजिबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपको उस नज़र से देखें तो अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो 5 साल के लिए, वो एक चीज़ है, पर मोस्टली इन्वेस्टर्स आंख नहीं बंद करते हैं और फिर जब सब देखने को मिलता है तो डर ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो हिसाब से मैं यही कहूँगा कि आप टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ये नहीं कि अभी सारा इन्वेस्ट करो। आप यू कैन डू एक तरह से एसआईपी ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप फंड्स में कर रहे हो, फंड्स में, आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो स्टॉक्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको वॉलेटिलिटी ऊपर और नीचे आप दोनों में पार्टिसिपेट करें। ओके दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। और चलते हैं अब रणनीति की तरफ। अनुज, क्या पूछूं मैं आपसे आज के लिए, बताइए। सुबह जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, 24,300 का लेवल था, अब 23,877। क्या कह रहे हैं अनुज कल के लिए? आप बता दीजिए क्या कहें वीरू। देखिए, एक व्यू बहुत सिंपल है इस मार्केट में। आज हम न्यूट्रल हुए थे क्योंकि वो सुबह सुबह खुलते ही एक व्यू लिया गया था कि पोजीशन एग्जिट कर लें अपनी, न्यूट्रल रहें, कल सुबह देखेंगे, बिकॉज यू नेवर नो रात को क्या आ जाए। हो सकता है कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आ जाए और हो सकता है रिट्रैक्टमेंट भी आ जाए, तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, कल जो भी है बड़ा गैप होगा अप या डाउन, वो गैम्बलिंग है। आपको गैम्बलिंग करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो कल सुबह तक का वेट कर लें और उसके बाद ट्रेड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा। नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से शेयर्स पर डीलर कमेंट्री दे रहे हैं आपको? सर, कमेंट्री लेना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि सेलिंग प्रेशर डीलर की डेस्क पे काफ़ी नज़र आ रहा है और अक्रॉस द बोर्ड जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में बिकवाली ही नज़र आ रही है। बहुत कम सेलेक्टिव स्टॉक्स है जो डीलर के रडार पे जहाँ पे पॉजिटिव व्यू आते हुए दिखाए। लेकिन बिकवाली के स्टॉक के साथ शुरुआत करते हैं एसबीआई। यहाँ पे डीलर्स का जो है बिकवाली की रिकमेंडेशन आती हुई नज़र आ रही है। उनका ये भी मानना है कि बड़ा लार्ज फंड जो है यहाँ पे वहाँ उनकी तरफ से भी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो हाई वॉल्यूम के साथ बिकवाली की सलाह डीलर्स की तरफ से एसबीआई पे आती हुई नजर आई है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा स्टॉक है जहां पे खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई दिखी है, एथर एनर्जी। यहां पे फोकस करके चल सकते हैं। हाई वॉल्यूम के साथ यहां पर जो है खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आई। ऑल इन ऑल डीलर्स की डेस्क पर फिलहाल बिकवाली की सलाह है।
डीलर्स के डेस्क पर बिकवाली की सलाह है, आलम ही कुछ ऐसा है, लाल रंग में सना बाजार। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। लेकिन एथर एनर्जी डीलर्स की तरफ से यहाँ पर एक थम्स अप आता हुआ। हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। BTST STBT की शुरुआत करते हैं। शुरुआत चंदन जी आपसे बताइए, फिर थर्सडे के सेशन के लिए क्या चुनेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, आलम ही कुछ ऐसा है, पर देखते ना कश्तियों में तूफान से बचने की क्षमता कहाँ पे है। तो कुछ काउंटर, कुछ सेक्टर है यहाँ पे। अथर एनर्जी अभी बात हुई है, एक ये काउंटर हमारे रडार पे है, इस पे मैं खरीदारी के मौके ढूंढ रहा हूँ। कहीं ना कहीं 1183 के सपोर्ट से 1240 तक जाने की यहाँ पे चांस लग रहे हैं। एक साइड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट उसके अलावा एक और काउंटर देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में MCX का बॉटम बन रहा है। तो यदि कोई यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज बात कर रहा है तो MCX पे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 2700 के सपोर्ट से 2800 तक के बाउंस यहाँ पे देखे जाने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये समय MCX पर एक ट्रेड हो गई लॉन्ग साइड पर। गावा सर, कल की ट्रेड चार्ट कल के लिए वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। थोड़ा एग्जॉशन है ऑपरेशंस पर, स्ट्रेच हो चुका। ट्रेड करा 1982 पर, 2000 का स्टॉप लेंगे 18 रुपए का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1950 गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट। गोदरेज प्रॉपर्टीज आपका शॉर्ट कॉल है। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए BTST STBT में थोड़ा रिस्क ज्यादा है कल के लिए, तो ऑप्शन ट्रेड लेके जाएंगे BTST के लिए। चोला फाइनेंस का पुट ऑप्शन लेंगे। 1780 वाला चोला फाइनेंस का पुट ऑप्शन जो 56 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करें। 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 85 रुपीज के टारगेट सेट करें। चोला इन्वेस्ट। आशीष कयाल जी आप क्या चुन रहे हैं? देखिए यहाँ पर भारतीय हेक्साकॉम में एक बॉटमिंग पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर 1450 पे बहुत बार सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक हुए, करीबन 4 से 5 बार, और अपसाइड ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। तो भारतीय हेक्साकॉम पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट 1600 के और स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा वो है 1480 का। ओके, राजेश जी आपके लिए क्या पिक रहेगी कल की? आरोप जी, मैं नया कुछ ऐड नहीं करूंगा टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 500 पॉइंट 550 पॉइंट टूटा है और कल का थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो जो कंटेनर कॉल लेके पहले दिया था उसी के साथ रहेंगे। मुझे लगता है नया फ्रेश ट्रेड में इस लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगा। चलिए, थोड़ी सी रिकवरी आई है मार्केट में डे लो से। एक बार लेकर आइए इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे में हम 23,800 तक गए थे। 805 था लो, अब हम 23,900 पर आ गए हैं। तो थोड़ी सी रिकवरी है इंट्राडे लो से। एक बार इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस दिखाएंगे मुझे ज़रा, कहाँ पर हम इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस होगा। और इवन इंडिया विक्स भी अगर आप देखें तो वो हाँ 23,800 क्योंकि 805 तक गए थे। इंडिया विक्स लेकर आइएगा एक बार ज़रा। इंडिया विक्स में भी आप देखें तो थोड़ी सी हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ है, 14.53 पर है। हालांकि कच्चा तेल अभी भी 78-73 के करीब है। क्यूपिड में वो देखिए हमारी वार्निंग के बाद थोड़ी गिरावट आई है, अब 8.5% के करीब स्टॉक गिरा है ये। और इसका भी इंटरडे चार्ट रखिएगा एक बार ज़रा, ये देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये गिरा स्टॉक एकदम से करीब 8.5%। चलिए वीडियो के पास चलते हैं। आज मार्केट ब्रेथ कैसी रही और नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही वीडियो? बिल्कुल, प्रकाश सर की जुबान में अगर आप देखें उनके लहजे में डाउन साइड में स्ट्रेच, लेकिन दिक्कत ये है कि मात्र आधे सेशन में डाउन साइड में स्ट्रेच हो गया बाजार। ब्रेथ देखिए नोच 117 में शॉर्ट, मेरे ख्याल से जुलाई का ये सबसे वीक, सबसे खराब ब्रेथ। 13 में लॉन्ग, और मेरे ख्याल से दुर्लभ होंगे वो 13 अभी। 9 में शॉर्ट कवरिंग और 76 में लॉन्ग ऑन वेंडिंग। पहले हुई शॉर्ट्स को, लॉन्ग को अपने कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी शुरू, और उसके बाद शॉर्टिंग। कल्याण, MCX, BSE, इन्फो एज, इंडस टावर्स, आज एक सुबह से ही अगर आप देखें तो MCX में एफर्ट था। जिस तरीके से अगर आप देखें वो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क शुरू हुआ, उसके बाद अगर आप देखें अपने आप को हेज करना और इसकी टेंडेंसी जो होती है ना बढ़ती है, तो उसका एक एडवांटेज मिला MCX को। बाकी एक्साइड आज टॉप गेनर रहा शॉर्ट्स कवर साइड में, क्योंकि ऐसे में अमूमन जब क्रूड में एक तेज़ी आती है तो EV बैटरी स्टॉक्स अच्छा मूव करते हैं। नाल्को, प्रीमियर, बजाज ऑटो, वोडाफोन आइडिया, इन सभी काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग मूव था। और अगली स्लाइड आएगी आपकी यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप। L&T फाइनेंस इस सीरीज का बेस्ट प्राइस परफॉर्मर। कोलैप्स, एम्फेसिस, जुबिलेंट फूड्स, जियो फाइनेंशियल्स, आदित्य बिरला कैपिटल, इन सभी काउंटर्स में जोरदार गिरावट और शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग। 361
इंटेग्रो एविएशन ने आज 20 डे तोड़ा। श्रीराम फाइनेंस ये भी बेस्ट परफॉर्मर था एनबीएफसीज में। अशोक लेलैंड और बंधन बैंक इन सभी काउंटर्स में काफ़ी बड़ा क्रैक था। एक बार श्रीराम फाइनेंस लेके आइए। मैंने एल&टी फाइनेंस का जिक्र शुरू में किया था, मैं श्रीराम फाइनेंस का भी चेक लेता हूँ क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मर था एनबीएफसीज की पूरी ट्रेजेक्टरी में। यस, ये भी 20 डे वारियत करता हुआ और ये बहुत अच्छे शानदार फ्लैग के ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा था। चंदन, आपकी रेटिंग श्रीराम फाइनेंस पे क्या कहती है? अगर आप बिल्कुल, देखिए श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो देखिए पिछले कुछ दिनों में मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल काउंटर में बाइंग थी, बट एक इमीडिएट जो हर्डल है वो पार नहीं कर पाया। 1100 एक बहुत बड़ा हर्डल है। इनफैक्ट फेब में 1100 को पार नहीं कर पाया, उसकी वजह से 865 तक का डिक्लाइन देखने को मिला और इस बार भी कहीं न कहीं 1085 1087 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। सो की हर्डल को सरपास नहीं कर पा रहा है, इसके चलते थोड़ा-सा कंसोलिडेशन यहाँ पे बनेगा। मेरा मानना है नीचे में 980 975 तक के डाउन साइड बन सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आनी चाहिए। श्रीराम फाइनेंस 5% लगभग डाउन आज के सेशन में। काफ़ी प्रेशर भरा दिन है आज मार्केट में और स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्री की नहीं जा रही क्योंकि सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं आज के सेशन में। कुछ कैश काउंटर्स के स्टॉक्स देखते हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बना है आज के सत्र में। एजिस लॉजिस्टिक्स रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, ये 10% नीचे गिरा है और एक बार रखिएगा एजिस वो पैक 6% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और देखिए, अपार इंडस्ट्रीज़ रखिएगा, ये 5% टूटा और राइट्स भी रखिएगा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। लेकिन वायदा का टॉप गेनर इतनी गिरावट के बावजूद अभी भी कल्याण ज्वेलर्स रखे एक बार स्क्रीन पर। करीब अगर आप देखें तो अभी भी 6% अप है आज के सेशन में कल्याण ज्वेलर्स। हालांकि हाई से थोड़ा गिरा लेकिन 5.5% की तेज़ी आज के सत्र में भी नज़र आएगी कल्याण ज्वेलर्स पर। कल टॉप लूज़र था वायदा का, आज टॉप गेनर बना हुआ है। हालांकि इंट्राडे में ये 9% 8.5 पौने 9% ऊपर चढ़ा था, लेकिन अब मार्केट की गिरावट के साथ थोड़ा ऊपर इस तरह से हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 5% ऊपर। अच्छा, कारण बताती हूँ कि क्यों कल्याण ज्वेलर्स में आज अभी भी अगर आप देखें तो 5.5% के मूव है। दरअसल सिटी की एक रिपोर्ट आई थी सुबह जो CNBC आवाज़ पर आपने सबसे पहले देखी। खरीदारी की राय थी और जो टारगेट प्राइस थे वो 750 के थे, तो कल के रीडिंग प्राइस से 96% 96% का अपसाइड पोटेंशियल कल्याण ज्वेलर्स में सिटी को नज़र आ रहा है। और Q1 अपडेट ठीक लगे हैं उनको, इनफैक्ट थोड़ा सा उम्मीद से कम रहा, लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 38% साल दर साल बढ़ा है। इंडिया बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी रेवेन्यू 38% साल दर साल, जिसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का रहा, जहाँ पर 28% का कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आया है। कल्याण का जो ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है कैंडेरे, उसका भी रेवेन्यू अगर आप देखें तो साल दर साल 112% उछला है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें लगी हैं सिटी को। इनफैक्ट Q1 में कंपनी ने कैंडेरे के 5 नए स्टोर्स भी खोले हैं, तो स्टोर एक्सपेंशन भी कर रही है और आंकड़े भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं। और सिटी का मानना है कि फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन से आगे ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी आगे चलकर सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ख़राब मार्केट में भी आप देख पा रहे हैं 5.5% अप है। काफ़ी चला आशीष कयाल जी कल्याण ज्वेलर्स आज के सेशन में, लेकिन अब क्या किया जाए, थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल देखकर, प्राइस एक्शन देखकर क्या व्यू बन रहा है इन लेवल्स पर? देखिए कल्याण ज्वेलर्स का अगर आप चार्ट देखें तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टॉक में कल गैप डाउन के साथ में ओपनिंग थी, आज वही रिकवर कर रहा है, तो मैं कहूंगा ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत मेजर हर्डल भी बना हुआ है 387 388 लेवल्स पे, जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो फिलहाल अवॉइड करिए। अगर इसे बाय करना है तो 388 389 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे स्टॉक को, नहीं तो फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए। एक चार्ट चेक और लेते हैं जुबिलेंट फूडवर्क का, काफ़ी वीक स्टॉक का। कल भी हमने रेड में लिया था, कल मैं थोड़ा सरप्राइज था, ये स्टॉक एक्चुअली ग्रीन में था क्योंकि मे भी इतना पिटा हुआ था तो इसके लिए, लेकिन आज एक्चुअली मतलब जो रिएक्शन होना चाहिए था वो आज आया है इसमें जुबिलेंट फूडवर्क में। राजेश जी, जुबिलेंट का चार्ट देखिए एक बार, क्या व्यू स्टॉक पर? अनुज, देखिए मुझे लगता है कल का जो स्विंग था उसके बाद आज ये फिर से रिवर्सल ही दे रहा है, और ये जो रिवर्सल है प्रोबेबली इसका जो रिसेंट लो था करीबन अगर आप देखें तो 405 के आसपास फ्यूचर में 405 तक का मुझे लगता है एक बार के लिए फिर से डिप देख देगा। तो यहाँ पे देखिए सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो 445 445 के स्टॉप लॉस के साथ बेचना है। 435 इसका रेजिस्टेंस है, इसे याद रखिए। 10 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा, 400 के आसपास में टारगेट।
जुबिलेंट फूड 5.5% नीचे है आज के सेशन में। अच्छा, केमिकल शेयर में अच्छी तेज नहीं, ये शायद ये कोई और गलत दिया गया है। इनफैक्ट ये तो अभी हमने डिस्कस किया। एफएनओ वॉल्यूम घटे हैं इनफैक्ट, और कंचन एक इंटरेस्टिंग डिटेल लेकर आई है। कौन जिम्मेदार है कंचन, डिटेल्स बताएं। जी, एफएनओ वॉल्यूम घटे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि बाजार में उसके ऊपर चर्चा भी हो रही है। अभी हमने देखा था कि 1 जुलाई से जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसमें हमें बदलाव देखने को मिले थे। प्रॉपर्टी ट्रेडर्स के लिए फंडिंग नियम जो है उसको सख्त किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि जून के कंपैरिजन में जुलाई के 5 पहले ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम है उसमें हमें 20 से 25% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक एक्सपायरी भी आ गई थी ट्यूसडे की। एक्सपायरी के बावजूद यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी ज़्यादा लोअर साइड में थी। एक्सपायरी में पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं, ये हमने देखा है। इंडिया विक्स की बात करी जाए तो वो भी काफी ज्यादा कूल ऑफ हुआ था। हालांकि आपको अभी बढ़ावा दिख रहा होगा, लेकिन 17 से 13 तक हमें इंडिया विक्स भी आता हुआ दिखाई दिया था। इसके बावजूद जो टोटल वॉल्यूम है उसमें गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद जो संकेत है वो साफ है कि आरबीआई रूल से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं गिरे हैं। जून के 17 के मुकाबले यहाँ पे जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कोलेट्रल की, तो वो अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, जिससे जो लेवरेज है वो भी कहीं ना कहीं श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि जो बाजार में सबड्यूड वॉलेटिलिटी है उसके चलते जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे एक प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो वापस से वॉल्यूम में एक रिवाइवल आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स गिरते हुए, ये कंचन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय पे अगर आप देखें स्टैट्स रखने के लिए। ये तो दिक्कत है ही, याद रखिएगा इस स्पेस की, और पिछले 1 वर्ष से ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है। खैर, अगर आप इस पूरे स्पेस को देखें तो ये पिछले 4 दिन से 5 दिन से काफ़ी प्रेशर में था, लेकिन एक्सचेंजेस ने आज अगर आप देखें तो एक कहीं ना कहीं एक कंफर्ट था M6 के पास, BSE के पास। बाकी अगर आप देखें ग्रो, एंजल, नवामा, MFSL, 361 सब के सब कोलैप्स हुए आज टुवर्ड्स क्लोज। एक बार और देता हूँ जो सबसे ज़्यादा कोलैप्स हुआ आज जुबिलेंट फूड्स टुवर्ड्स एंड L&T फाइनेंस। इंडिगो में एक मेगा क्रैक था, क्रूड जैसी ऑलमोस्ट 70-79 की ट्रैजेक्टरी को छू रहा था। उसके बाद NBFCs, PSU बैंक्स, OMCs सारे के सारे कोलैप्स हुए। इवन जो सबसे स्ट्रॉन्ग थे सुबह IT में, कोफोज फॉर इंस्टेंस सुबह कहाँ 1520 पे था, टुवर्ड्स क्लोज आपको दिखाई देगा 1442। एक सिवियर इंट्राडे रिवर्सल, और कुछ ऑटो भी टुवर्ड्स एंड काफ़ी दिक्कत में नजर आए। इसमें अगर आप देखें फोर्स मोटर्स, इसमें अशोक लेलैंड, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो आज काफ़ी दिक्कत थी। और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक जरा देखिएगा आप NBCC, पिछले लगभग आप समझिएगा कि 10 दिन में 20 दिन में इसमें गजब कोलैप्स रहा, फ्रॉम आई थिंक 115 टू 94। एक तरफा कोलैप्स। और एक और स्टॉक कोलैप्स हुआ अगर आप PSUs में देखें, दैट्स कंटेनर कॉर्प लॉजिस्टिक्स में, ये भी करीब करीब 452 पे गजब कोलैप्स था इस स्टॉक में। खैर, इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक बार जरा थोड़ी सी रिकवरी आई है जरूर है निफ्टी में, लेकिन दिक्कत वही कि कौन ट्रस्ट करेगा ऐसी रिकवरी को। 23,900 के करीब बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आई, करीब करीब 1400 पॉइंट की, लेकिन फिर भी मार्केट के लिए आज बहुत ख़राब सेशन था। और ये पूरी की पूरी गिरावट एक्चुअली इंट्राडे में प्ले हुई। ऐसा नहीं कि गैप डाउन हुआ, छोटा गैप डाउन था, 150 पॉइंट गैप डाउन था, लेकिन उसके बाद पूरी सेलिंग इंट्राडे में। बैंक निफ्टी में तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा का इंट्राडे डिक्लाइन आया। निफ्टी IT भी सुबह ग्रीन में खुला, लेकिन टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर भी गिरावट आई करीब करीब 1.5% की। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब करीब 1.25% नीचे था, और स्मॉल कैप ये तो करीब करीब 2% नीचे आया। एडवांस डिक्लाइन 1:5 का था, 550 बढ़ने वाले शेयर और करीब 2500 गिरने वाले शेयर। अब लेकर आइए जरा एक बार आज के सेक्टोरल लूजर्स देखते हैं जरा। निफ्टी PSU बैंक्स ने लीड किया, उसे करीब करीब 2.5% की गिरावट। FMCG भी गिरा, निफ्टी बैंक, फिनेंशियल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी ऑटो सभी में आज आपको गिरावट देखने को मिली। गेनर्स आज थे नहीं सेक्टर वाइज। तो आ जाइए निफ्टी लूजर्स पर। सबसे ऊपर इंटरग्लोब एविएशन करीब करीब 5% नीचे था आज। जियो फाइनेंशियल में भी करीब करीब 5% की बड़ी गिरावट आई। श्रीराम फाइनेंस, ये रेट सेंसिटिव में हमेशा गिरावट आती है इस तरीके से, 5% नीचे था। मारुति, यहाँ पर बड़ी गिरावट थी 4% की। हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरा और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गिरा। तो ये कुछ आपके लिए लूजर्स थे। गेनर्स देखते हैं, कुछ बहुत कम लिमिटेड गेनर्स। ONGC कच्चे तेल में प्राइस बढ़ी, उसका फ़ायदा 1.25% ऊपर। हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर आया। बजाज ऑटो में हल्की सी रैली थी, और कोल इंडिया यहाँ करीब करीब 1/4% के गेंस थे। कुल मिलाकर ये था आज का मार्केट का क्लोजिंग एक्शन। बीरो जी हाँ, एक फिल्म थी, फिर तेरी कहानी याद आई 1993 की, है ना अनुज? आज वो फिर याद आई, है ना? लेकिन इसके मुख्य कलाकार थे ट्रम्प।
बहुत मुश्किल सेशन, कंप्लीट कोलैप्स टुवर्ड्स क्लोज, अगर आप देखें थोड़ी रिकवरी, बट बाकी सारे संकेतों को लेकर, समीकरणों को लेकर एक बार फिर से, और इस डैमेज के बाद आपकी कल रणनीति क्या हो, बातचीत करेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।